इसको कहते हैं शानदार मोटिवेशन। 4 साल पहले शादी हो गई, लगा जिंदगी बर्बाद हो गई, पर लेकिन नहीं, कुछ करना है। तो जिम स्टार्ट किया, 24 किलो वजन कम किया और इसी के साथ में अपना खुद का जिम भी खोल दिया रेंट की जगह और लोन लेकर। 8 महीने तगड़ी प्रैक्टिस करने के बाद में इनकी चैंपियनशिप हुई। उस टाइम पर इनके फादर इन लो की डेथ भी हो गई, पर लेकिन फिर भी ये रुकी नहीं, 6ठी पोजीशन इनके द्वारा अचीव की गई। तो जिंदगी में ऐसा नहीं कि आप लोगों की जिंदगी कहीं पर आकर रुक जाती है, आप लोग उसको चाहें तो फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, बस आप लोगों के अंदर जज्बा होना चाहिए, है कि नहीं। बिल्कुल ऐसी ही एक और मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी है आप लोगों के सामने। एसएलवी फैमिली मेंबर जिनका नाम है कर्मी ओरम, इनके द्वारा शानदार तरीके की परफॉर्मेंस देते हुए उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में अपना सिलेक्शन बेसिकली इनके द्वारा अभी करके दिखाया। 2016 से एसएलवी के साथ में ये जुड़ी हुई हैं। जब मैंने देखा कि 2016 से जुड़ी हुई हैं तो मैंने देखा कि इनका पार्टिसिपेशन कैसा है, तो मैंने कमेंट जो है वो सर्च करने स्टार्ट किए और कुछ कमेंट आप लोगों के सामने हैं यहाँ पर 3 साल पहले, यहाँ तक मैं जाकर रुक गया, आगे मेरी हिम्मत नहीं हुई सर्च करने की। ये आप लोग देखते हैं 2019 में सितंबर का महीना, रेगुलरली मैक्सिमम वीडियो के नीचे आप लोग इनके कमेंट देखने को मिलेंगे। हर एक वीडियो के नीचे मैक्सिमम इनके द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया है और उसके आंसर भी दिए गए हैं। और ये ऐसा नहीं कि इन्हीं वीडियो के नीचे, मैंने पॉलिटी की वीडियो देखी तो पॉलिटी की वीडियो के नीचे भी इनके द्वारा मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सबके आंसर इनके द्वारा दिए गए हैं। पहले ऑलरेडी यहाँ पर एक टीचर के तौर पर काम कर रही हैं, अभी इनका सिलेक्शन हुआ था 2019 में, और अब यहाँ पर 2020 में समझिए आप लोग, जो कोविड-19 लोगों को डुबा के चला गया, उस कोविड-19 में इन्होंने अपनी जिंदगी संवार दी। तो इसको कहते हैं जज्बा। 2016 से रेगुलर कॉन्टिन्यूस वे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको एक तरीके से डेडिकेशन यहाँ से निकल कर आता है कि जब इंसान इस पैटर्न में आकर काम करने स्टार्ट कर देना तो इस तरीके से आप लोगों का रिजल्ट निकल के आता है नहीं। तो आप लोग खुद सोचिए, यहाँ पर जो मैं बोलता हूँ ना, आप लोगों को आंसर देने हैं, पार्टिसिपेट करना है, तो अगर रेगुलरली आप लोग किसी चीज़ के साथ में शिद्दत से यार जुड़ जाएंगे ना, तो फिर रिजल्ट आप लोगों को कोई रोक ही नहीं सकता। और उदाहरण आप लोगों के सामने है। एक छोटा सा काम यार आप लोग जरूर किया करो, जब भी किसी एसएलवी फैमिली मेंबर का सिलेक्शन होता है उसका नाम लिख के कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखा करो, क्योंकि एक दिन आपका भी नाम इस लिस्ट में आएगा, फिर आप लोगों को भी सब कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे। तो इसलिए ये काम आप लोग जरूर किया करो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक मनोबल बनता है, उनका भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी फिर और मेहनत करते हैं ताकि कल को ऐसा ही सेलिब्रेशन जो है वो उनके लिए भी किया जाए। और जिंदगी में काफ़ी बड़ा मुकाम होता है यार, ये बेसिकली बहुत कम लोग होते हैं इतने डेडिकेशन के साथ में लगे होते हैं। आप लोग खुद सोचो, लोग सोचते हैं 2-2 4-4 महीने पढ़कर जो है काम चल जाएगा, पर लेकिन कई बार हालात जो हैं ऐसे नहीं होते हैं, आप लोगों को लगा रहना पड़ता है और एक जगह जाकर रुकना नहीं। सबसे शानदार बात तो मुझे ये लगी यहाँ पर, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो स्टार्टिंग में कोई एक जॉब करना स्टार्ट करते हैं और फिर वहाँ पर रुक जाते हैं, पर लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन पर पहुँचता है वही रियलिटी में सिकंदर कहलाता है। और ये आप लोगों के सामने है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर पूरी एसएलवी फैमिली की तरफ से। और जिस तरीके से आप लोगों को, देखिए एक बात छोटी सी मैं बता दूँ यहाँ पर, जब भी कोई आप लोग आंसर देते हो ना, मैं सारे आंसर 1 सेकंड में क्लिक कर जान सकता हूँ कि कब कब आप लोगों ने आंसर दिए हैं, क्योंकि YouTube में फीचर होता है कि किसी भी वीडियो के नीचे आप लोग जिस भी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं वो सारे कमेंट एक जगह आ जाते हैं। यानी कि ये एक तरीका, एक पूरा डैशबोर्ड होता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ। तो आप लोग जब भी आंसर देते हैं, तो इसीलिए मेरे जब भी किसी पॉलिटी की वीडियो के नीचे भी जाकर आप लोग कमेंट करते हैं ना, 4 साल पहली वीडियो के नीचे, वो भी 1 सेकंड में मेरे सामने आ जाता है। उस वीडियो के नीचे देखने की जरूरत नहीं है मुझे जाकर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जब भी कोई भी लेक्चर आप लोग देखते हैं, कई सारे बच्चे लिख रहे हैं डबल डन, पॉलिटी में लगे पड़े हैं, शानदार तरीके से रिविजन कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई को एक सही पैटर्न में लेकर चलिए। और जब भी कोई लेक्चर देखा करें, ताकि मुझे पता चलता रहे, मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कोई रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। तो 2 स्टोरी सुनकर कैसा लगा, हाउस द जॉस, एक तो स्टार्टिंग में और दूसरी है कैसा लगा। तो इस तरीके से जिंदगी आप लोगों को जीनी है। तो ये है बेसिकली आप लोगों के सामने आज का आईएनए, जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस और बड़े ही प्यार से इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो ये बैलेंस डाइट आप लोगों का नाम जो है ऐसी किसी लिस्ट में जरूर डालेगा, अगर रेगुलरली आप लोग इसको शानदार तरीके से फॉलो करोगे बिना रुके टुके। तो पहले तो ये बताओ, हाउ इज द जॉस, हाई है ना।
तो हाई लिखना कमेंट बॉक्स में, और ये एंड तक हाई होना चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, बहुत सारे लोगों में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये वीडियो भी कंप्लीट कर ले। आप लोग सोचो, अगर ये वीडियो भी आप लोग कंप्लीट कर लेते हो ना, बहुत सारे लोगों से तो आप लोग वैसे ही आगे निकल गए। जो मंथली वीडियो आती है बहुत सारे उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और आज शाम को आप लोगों की मंथली वीडियो भी आ रही है, ठीक है। तो 8 बजे उसको एग्जैक्ट जो है मैं पब्लिश कर दूंगा, रेडी रहना आप लोग उसको देखने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसी वीडियो होती है जिसमें पूरे महीने का एक रिवीजन आप लोगों का देखने को मिलता है। और जो MCQ की मंथली वीडियो आई है उसकी भी PPT आप लोगों को दोनों की एक साथ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर देखना, और बिल्कुल शानदार तरीके से, उन्हें कहते हैं पेटी कस के शानदार तरीके से तैयार रहना। और जो टाइम पर आ गया वो पीठ थपथपा लो यार, ये भी काफ़ी बड़ी बात है कि आप लोग टाइम पर आ गए। बहुत सारे लोग जो हैं वो टाइम पर अपना बोलते तो हैं कि टाइम पर ये काम करना है, पर कर नहीं पाते हैं। तो अगर आप लोग अपना काम भी टाइम पर कर पा रहे हैं ना, तो ये भी अपने आप में एक मोटिवेशन का सोर्स आप लोगों के लिए होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है बड़ी शानदार यहाँ पर, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, मगर याद रखना सफलता भी उसी के बाद नजर आती है। जब भी आप लोग आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, या फिर आप लोग किसी चीज़ को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को खौफ लगता है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है। इवन मैं आप लोगों को बताऊं, जब आप लोग इंटरव्यू देने जाओगे तो भले ही कितनी चीज़ें तैयार कर लो, एग्जाम लिखने जाओगे भले ही कितनी चीज़ें तैयार कर लो, आप लोगों को ये लगेगा जैसे कुछ आता ही नहीं है। और ये एक बड़ी ही नॉर्मल चीज़ है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप लोग एबनॉर्मल है। हर एक इंसान के साथ में चीज़ें होती हैं, आप लोगों के साथ में नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब आप लोग उस पेपर से, उस एग्जाम से प्यार ही नहीं कर रहे हो। तो इतना फोकस कम से कम आप लोगों का जरूर होना चाहिए कि हाँ, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को डर भी लगना चाहिए, और डर लगना लाजमी है। एक तरीके से ये सारी चीज़ें एक जेन्युइनिटी दिखाती हैं कि आप लोग रियलिटी में सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ज़िंदगी आप लोगों को तभी अच्छी मुकाम पर लेकर जाएगी जब सीरियस होकर आप लोग पढ़ाई करोगे। सीरियस होकर मतलब वो नहीं कि एक तरीके से कोमा में आप लोगों को जाना है, मतलब जो काम जिस टाइम पर कर रहे हो ना, वो आप लोग बस फॉलो करना स्टार्ट कर दो। जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक बच्चा बेसिकली पूछ रहा है कि सर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। अगर कोई आप लोगों से आपसे पूछे कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं 1 सेकंड में उसका जवाब दूंगा, और वो है मेरा अपने काम को लेकर कमिटमेंट। यानी कि मेरा अपने लिए कमिटमेंट, जो मैं कोई काम डिसाइड करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि जिस टाइम पर जिस काम को करने के लिए मैंने टाइम दिया है, उस टाइम पर उस काम को मैं कंप्लीट कर लूं, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो कि आई एम वेरी मच अकाउंटेबल टू माई सेल्फ। किसी और को नहीं दिखाना है मुझे कि कोई और आकर मुझे देखेगा कि मैं क्या काम कर रहा हूं, क्या काम नहीं कर रहा हूं। मैं अपने लिए अकाउंटेबल हूं कि जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, जो मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो सुबह 6 बजे आनी है, तो ये वीडियो सुबह 6 बजे आनी है। ये मैंने आप लोगों को कमिटमेंट नहीं किया है, ये मैंने अपने आप को कमिटमेंट किया है। और जब तक मैं अपने आप को कमिटमेंट कर कर उसके ऊपर खरा उतरता रहता हूं, तब तक मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता रहता हूं। और ये मैं हमेशा करता हूं, और यही मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स रहता है कि जो मैं डिसाइड करता हूं वो मैं कोशिश करता हूं 100% की उस काम को कंप्लीट करूं। आप लोगों को भी अपना जिस दिन कमिटमेंट आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया अपने लिए, किसी और को नहीं दिखाना है, बस अपने लिए आप लोग थोड़े एक तरीके से ट्रस्टवर्दी हो जाओ। अगर बोला है कि सुबह अलार्म बज जाएगा 5 बजे, तो 5 बजे उठ जाना है, तो इसका मतलब उठ जाना है। अगर उसको पोस्टपोन कर दिया ना, आप लोग अपनी ही नजरों में गिर गए, किसी और की नजरों में नहीं, अपनी ही नजरों में गिर गए। और जिस दिन आप लोग अपनी ही नजरों में गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो भाई साहब ये जिंदगी ना आप लोगों को कोसने लगती है। वो खुद बोलेगी कि आप लोगों के बस की है ही नहीं है, आप लोगों को खुद वो डिमोटिवेट करेगी, और फिर आप लोग 5 मिनट नहीं, फिर आप लोग और 2 घंटा सोओगे और 7 बजे उठोगे, और ये सेम कंडीशन आप लोग रिपीट करते हुए नजर आते हो। इसलिए मैं कहता हूं सेल्फ पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है जर्मनी के अंदर में। आप लोगों को लगता है कि आप लोग कुछ गलत कर रहे हो, तो हमेशा सॉरी लिखो कमेंट बॉक्स में। और अपनी जिंदगी में भी अगर आप लोग पेपर पर सॉरी लिखना स्टार्ट कर दो ना, चिपका लो सामने उसको, तो आप लोगों को पता चलेगा कितनी गलतियां आप लोग रेगुलर करते हो, अपने आप को बोलकर वो चीज आप लोग अचीव नहीं करते हो। तो ये आप लोगों की गलती है। अगर कुछ डिसाइड किया और उसको अचीव नहीं कर रहे हो, किसी और की गलती नहीं है, और किसी और की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में गिर रहे हैं, और उस इंसान की नजरों में गिर गए जिसके साथ में 24 घंटे रहते हो, तो कोई नहीं उठाएगा इस धरती में आप लोगों को, आप लोग उसमें गिरे रहोगे। इसलिए कम से कम अपनी नजरों में अपने आप को सही रखो। दुनिया की नजरों में भले ही आप लोग कैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अपनी नजरों में सही हो तो दुनिया की नजरों में एक दिन सही हो जाओगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ट्राई करके देखो, बहुत सही जिंदगी में मजा आने वाला है, ठीक है। बाकी आज तो और भी शानदार दिन है यार, 8 अक्टूबर है, एयरफोर्स डे। तो सैल्यूट है उन सभी एयरफोर्स के जवानों को, एयरफोर्स क्या, आर्मी, नेवी और सब जवानों को जो हमारी रक्षा करते हैं। हमारे देश में हम लोग जहां पर भी रहते हैं, किसी भी कोने में शांति की जिंदगी जी पाते हैं। आसानी से आप लोग बैठकर ये लेक्चर देखते हैं, सुबह को अलार्म लगाते हैं कि हाँ टाइम पर उठेंगे, खाएंगे। सोचो अब कोई अफगानिस्तान में होता तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो पाती। इवन पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। आप लोग ऐसे देश में हो जहां पर शानदार तरीके से हमारे जो जवान हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं, इवन अपनी आहुति देकर भी वो आप लोगों की सुरक्षा करते हैं। तो उनको याद करना बनता है। एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि यहाँ पर 8 अक्टूबर 2022 में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं
तो स्टार्टिंग में जब एयरफोर्स बनाएगी तो रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम 1932 उससे बेसिकली इंस्पायर होकर यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स जो है बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी पैटर्न में बनाएगी। और हम लोग अगर बात करें जब से हमारा देश आजाद हुआ है हमने शानदार तरीके से यहाँ पर अच्छे लेवल पर चीजों को लेकर चले, और यहाँ पर हमारा खुद का मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। तो ये कहां से लिया गया? भगवत गीता से लिया गया यहाँ पर 11th चैप्टर से। काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आप लोग जिंदगी में अपना भी एंथम बना सकते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ इस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पहचानो कौन। आज के दिन इनका तो बेसिकली पूछना बनता ही है। और एयरफोर्स के आप लोगों को बताना है पहले जो एयरफोर्स चीफ कौन थे, ठीक है, उनको भी जाकर आप लोग सर्च कीजिएगा। और प्रेजेंट टाइम पर कौन है आप लोग ये बताना। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो आज के दिन आप लोगों से पूछना बनता है। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझोगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये अगर कुछ आप लोगों को लिखने के लिए आ जाए, किसके बारे में आप लोगों को लिखने के लिए आ जाए, किसी को एजुकेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए, किसी को सपोर्ट करना है उसके बारे में, तो यहाँ पर बोला गया कि इफ यू प्लान, मतलब एक तरीके से यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, इफ योर प्लान इज फॉर ए 1 ईयर, अगर 1 साल का कोई प्लान है आप लोगों के पास में तो आप लोग राइस प्लांट करो, यानी कि एक तरीके से आप लोग चावल की खेती करो। इफ योर प्लान इज फॉर द 10 ईयर, तो एक ट्री यानी कि पेड़ लगाओ, यानी कि पेड़ जो है 10 साल में एक हरा भरा पेड़ बेसिकली तैयार हो जाएगा। पर लेकिन अगर आप लोगों का प्लान है 100 ईयर तक किसी चीज को सही तरीके से लेकर चलना, तो आप लोग बच्चों को एजुकेट करो। भाई साहब, एजुकेशन इतना खतरनाक वेपन है ना, जिस देश ने इसके ऊपर फोकस कर दिया वो देश आज के डेट में किसी कंट्रोल में है नहीं। जापान ले लो, साउथ कोरिया ले लो, यूएसए ले लो, ये वो देश हैं आप लोग जिसने एजुकेशन के ऊपर अपना फोकस किया है, और ये आज की डेट में डेवलप कंट्री है। तो इसके बारे में आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इसीलिए एजुकेशन को सबसे पावरफुल टूल माना जाता है, और जिस देश ने इसको सही डायरेक्शन में लेकर चला वो देश आज के डेट में कहीं और ही बैठा है। ठीक है, तो ये है कुछ बातें। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं आप लोग, आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, या फिर एथिक्स के अंदर में। ओके, बाकी जो भी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से जाकर ले लेना है यहाँ पर, और इंस्टाग्राम पर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी कहीं जाता हूँ घूमने वगैरह तो पिक्चर शेयर करता हूँ। एक बच्चा कहता है सर अब की बार अहमदाबाद वाला काम मत करना, कहीं जाओ तो बता देना। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, और बाकी आप लोगों की जो मंथली वीडियो है वो शाम को मैं अपडेट करूंगा। तो ये सारी है, बाकी पीडीएफ आप लोग देख लेना। आंसर राइटिंग ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर रियलिटी में आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं तो आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करना। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप लोग देख लेना। और इसी के साथ में आप लोगों के सामने यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया था क्या, SLVpedia के नाम से, जहाँ पर आप लोग जाकर जो है अपने नोट्स वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक चीजें। बाकी फीडबैक जरूर देना, जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है तो अपना प्यार जरूर दिखाना, लाइक डिसलाइक कर या फिर आप लोग जिस भी तरीके से आप लोग दिखा सकते हैं। तो इसी के साथ में अच्छे से एंजॉय करना, एक एक पॉइंट क्वेश्चन जो पूछूंगा उनके आंसर आप लोगों को जरूर देने हैं। इसी के साथ में आंसर राइटिंग में पार्टिसिपेट करना है, वो तब करोगे जब टकटकी लगाकर लेक्चर देखोगे। तो टकटकी लगाकर आप लोगों को प्रॉपर वे में लेक्चर को एंजॉय करना है। ओके, तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। दोस्तों, इंडिया और यूएई के रिलेशन के लिए जब मैं नोट्स तैयार कर रहा था आप लोगों के लिए, तो मेरे सामने ये पिक्चर आई। जैसे ये पिक्चर दिखी तब मेरे जो माइंड में एक गाना बजने लगा, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। एक लाइन होनी है उसमें, दोनों ऐसे मिल के है बैठे जैसे कोई बात नहीं। सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं। तो है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल, देखो मतलब कितनी तसल्ली से ऐसा लग रहा है कि 2 बिछड़े दोस्त मिल गए काफ़ी दिनों बाद। ये एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ में हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन, और खासकर जब आप लोग बात करते हैं जब आईफोन लॉन्च होता है तो इस कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप लोग ये मत सोचना ये मैप आप लोगों को धुंधला दिख रहा है, ये रियलिटी में धुंधला है। ठीक है। जब मैंने इसको बेसिकली सर्च किया था तो मैंने देखा तो धुंधला ही दिख रहा था। तो बेसिक पर्पज़ था लोकेशन दिखाना, तो वो तो हम लोग वैसे भी दिखा देंगे, जैसे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ये है अपना प्यारा महान भारत, और यहाँ से आप लोग आएंगे, ये है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, तो लोकेशन आप लोगों को दिख गई, लोकेशन दिख गई पर मज़ा नहीं आया, अब आएगा मज़ा। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर अब आप लोग देख लीजिए। ये अपनी प्यारी कंट्री है, यहाँ से एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जैसे ही रिसेंटली अभी आईफोन लॉन्च हुए तो बहुत सारे लोग जो हैं आईफोन लेने के लिए फ़्लाइट पकड़ी देश के अलग अलग कोने से, और तुरंत जो है वो यहाँ पर पहुँच गए। रीज़न क्या था? अगर आप लोग यहाँ पर आईफोन 14 प्रो लेने जाते हैं,
अपने देश में लगभग 1,35,000 या 40,000 के करीब मिलता है, ठीक है। पर लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो ये लगभग 95,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इंक्लूडिंग टैक्स। और टैक्स भी रिटर्न मिल जाता है यहाँ पर, कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो यहाँ से जब लेने जाते हैं तो यहाँ पर अगर टोटल खर्चा वर्चा आप लोग लगा कर चलो कि फ़्लाइट कितने की है और ये सब चीज़ें, तो ये माना जाता है कि इतनी कॉस्ट नहीं आती है, फिर भी यहाँ पर घूमना भी हो जाएगा जितना अगर अपने ही देश में हम लोग वो खरीदेंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के चक्कर में भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हालांकि अगर देखा जाए जो हमारे ही देश में अगर कोई वो आईफोन खरीदता तो हमारे देश को फायदा होता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स जाता। पर लेकिन जब कोई बाहर जाकर यहाँ पर इस तरीके से फ़ोन खरीद रहा है तो उस कंट्री को फायदा हो रहा है। अब ये देखो यूएई में वहाँ पर जाकर कोई होटल के अंदर भी रुकेगा, ठीक है, वहाँ पर जाकर कोई खाना वाना भी खाएगा, उसी तरीके से बाहर थोड़ा घूमेगा, कुछ और भी खरीदेगा, और ऊपर से जब फ़ोन खरीदेगा उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये बताते हैं कि वो टैक्स रिटर्न मिल जाता है, अब उसका मुझे प्रोविज़न नहीं पता है, बाकी जिसको खरीदना होगा वो देख लेना। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि वहाँ पर टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई इंसान जा रहा है तो कुछ वहाँ पर लोकेशन भी जाकर देखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यूएई जो है उसके साथ में इंडिया के रिलेशन आप लोगों को काफ़ी शानदार देखने को मिलेंगे। और इसके पीछे रीज़न आप लोगों को कई सारे यहाँ पर नजर आएंगे। अगर आप लोग आज की डेट में अगर डेटा उठाकर देखो इंडिया और यूएई के बारे में तो बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। कुछ बेसिक चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पुराना कंट्री है, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी बहुत ज़्यादा पुराने रिलेशन है। अभी रिसेंटली हमारे रिलेशन इस्टेब्लिश हुए थे लगभग 1970s में, यानी कि लगभग 1971-72 में हमारे रिलेशन जो है वो यूएई के साथ में बढ़ना स्टार्ट हुए। ये जो देश है ना यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये जो कंट्रीज़ है, पहले इनको कोई पूछता भी नहीं था, पर लेकिन जैसे ही यहाँ पर ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया, भाई साहब जो इनकी बल्ले बल्ले हुई है आज तक नहीं रुकी, आज तक इनकी बल्ले बल्ले चल रही है। और जो भी देश जाता है इसी तरीके से इनकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबको है। हमारा देश इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे हमारे देश में जो है एक तरीके से सिटीजन है, तो उनकी सबकी रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ से पूरी होती है। खासकर जो ये ऐसे देश है जहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर तेल आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी बातें बाद में भी आप लोगों को बताऊंगा, पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों आ गया। तो द हिंदू के द्वारा ये काफ़ी डिटेल में कवर किया गया आर्टिकल, इसी के साथ में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया। तो काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग एक काफ़ी अच्छा सा प्यारा सा आंसर भी लिख सकें। जैसे कि कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से कि डिस्कस करने हैं इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस यूएई फॉर इंडिया, और आप लोगों को सजेस्ट करने हैं कि क्या क्या मेजर्स आप लोग ले सकते हैं इन रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, यानी कि रिलेशन को और अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को सुझाव देना है। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग रियलिटी में सीरियस कैंडिडेट हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात आप लोगों को जरूर पता होगा कि यूपीएससी में जब आप लोग आंसर लिखने जाते हैं तो आप लोगों को ओनली 7 मिनट मिलती है। अब 7 मिनट में आप लोग कितना कॉन्टेंट वहाँ पर डिलीवर कर पाते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप लोग प्रैक्टिस कितनी करते हैं। ये इनके कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये वहाँ पर जस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस काम आती है। और ये एक ऐसी चीज़ है, अच्छी बात क्या इस चीज़ की जो मुझे लगती है पर्सनली दिल से, कि ये कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। यानी कि जो कितना भी बड़ा धुरधर क्यों ना हो, कैसे भी हाई साई परिवार से क्यों ना आता हो, कितने बड़े राजा का बेटा क्यों ना हो, उसको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी, तभी जाकर वो यहाँ पर यूपीएससी में सिलेक्शन लेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, भले ही आप लोगों का बैकग्राउंड आईआईटी नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास नहीं हुए हैं, बस आप लोगों के पास में ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप लोग यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में जस्ट आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस अगर जो करके ले जाएगा वही जो है बादशाह कहलाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था, टेलीग्राम पर बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर लिखने हैं, तो आप लोग भी उनके साथ में मिलकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक दूसरे का आंसर रिव्यू कर सकते हैं। ये है पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप जो कि स्टडी लवर वीर के नाम से है, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 1,66,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग आंसर राइटिंग ग्रुप में जाओगे, और यहाँ पर रेगुलरली आप लोगों में कुछ रिवीजन के लिए वीडियो भी शेयर करता हूँ, ताकि अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आंसर राइटिंग ग्रुप है, ये वीर तालियन के नाम से आप लोग यहाँ पर देखते हैं, और रेगुलर बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर उनका आंसर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इनको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। एक SLV पीडिया के नाम से यहाँ पर आप लोगों को नोट्स भी मिल जाते हैं, जैसे आप लोग देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों आप लोगों को नोट्स मिल जाते हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए।
कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी अगर सही सिस्टमेटिक वे में आप लोग इसको ज्वाइन करोगे। इंग्लिश के टोटल मिलाकर 100 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 3 महीने का कोर्स आप लोगों को इंग्लिश में यहाँ पर आप लोगों को मिल चुका है कि कैसे बातें करते हैं। अलग अलग टॉपिक पर आप लोगों के सामने यहाँ पर चीज़ें शेयर की जा चुकी है। अगर आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव होगी। सेशन अगर सर्च करने होंगे तो #123 लिख के सर्च कर लेना। 100 सेशन यहाँ पर कल आप लोगों के कंप्लीट हो गए, तो इससे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इनको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर बेसिकली यूएई वाले यहाँ पर क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इनके यहाँ पर आकर क्या करें, आकर खर्चा करें। इसके चलते यहाँ पर इनके यहाँ पर क्या होगा, जो पर्यटन वाला एरिया है वो बढ़ेगा, यानी कि इनके यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि टूरिज्म की एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएंगी। और जैसे यहाँ पर टूरिज्म की एक्टिविटी बढ़ती है तो उससे आप लोग जानते हैं कि उस देश को कितना ज़्यादा फायदा होता है। इसीलिए इनके द्वारा कई सारे प्रोविजन है यहाँ पर जो नॉर्मली दूसरे देशों में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। ये बेसिकली उन्हें कहते हैं कि हथकंडे अपनाते रहते हैं कि कैसे लोगों को अपने जाल में फंसा जाए और लोग यहाँ पर घूमने आए। इसीलिए इनके देश में आप लोगों को 3 तरीके के वीज़ा देखने को मिलेंगे। एक तो जो वीज़ा है वह है एंट्री वीज़ा, यानी कि आप लोग जाओ यहाँ पर, जिसको एंट्री वीज़ा आप लोग या टूरिस्ट वीज़ा के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोग सिंगल और मल्टीपल एंट्री में भी आप लोगों को ले सकते हैं। 60 दिन के लिए यहाँ पर ये वैलिड आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, एक आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्रीन वीज़ा। ग्रीन वीज़ा जो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ये बेसिकली ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर एक तरीके से एक ऐसे टाइप के जो रेजिडेंट जो वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, जैसे फॉरेनर अगर वहाँ पर कोई जाके रहना चाहते हैं लगभग 5 साल के लिए, ठीक है, तो इस तरीके से वो वहाँ पर जाकर रह सकते हैं, बार बार उसको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीज़ा इन्होंने निकाल रखा है, उसको बोलते हैं गोल्डन वीज़ा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आईफोन निकाल रखे हैं, ये हो गया आईफोन, ये हो गया आईफोन प्रो और ये हो गया प्रो मैक्स। ठीक है, अब तो शायद प्लस भी आ गया ना कोई तो वो चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो गोल्डन वीज़ा है वो कुछ अमीर साहूकार लोगों को दिया जाता है, वो भी 10 साल के लिए, जो वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और जिनके अंदर एक्सेप्शनल टैलेंट है, तो उनके लिए यहाँ पर ये वीज़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये 3 तरीके के वीज़ा यहाँ पर बेसिकली इसीलिए दिए जाते हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिले और दूसरी कंट्री के लोगों को एक तरीके से अपील करने के लिए उनको यहाँ पर कि हाँ ऐसा कुछ है, आप लोग आओ यहाँ पर और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये है यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में, आप लोग कुछ ये बातें याद रख सकते हैं। ये उसके साथ में कंपेयर मत करना जैसे यूएसए का H1B वीज़ा होता है, मैंने बताया था ना H1B वीज़ा यूएसए का कैसा है, तो वहाँ का वीज़ा अलग है, सब कंट्री की अपनी अपनी वीज़ा की पॉलिसी होती है। तो ये सिस्टम यहाँ का आप लोगों को कंप्लीटली अलग देखने को मिलेगा। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा, और कईयों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता भी होगा, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इसके बारे में बताता है। अगर बात करें यहाँ पर वीज़ा के बारे में, तो वीज़ा जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री देती है ये आप लोगों को बताना है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर देती है या होम मिनिस्टर देती है या फाइनेंस मिनिस्ट्री देती है, कौन सी मिनिस्ट्री जो है वीज़ा देती है, तो बताओ, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इसके बारे में बताता है। इसी के साथ में जो अगर बात करें यूएई के बारे में, तो हमारे देश के लिए काफ़ी फायदेमंद है यूएई। यूएई के यहाँ से आप लोगों को हमारे देश में एक अच्छी खासी एफडीआई आती देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यूएई से हमारे देश में एफडीआई काफ़ी अच्छी आती है। अगर आप लोग इकोनॉमिक रिलेशन के बारे में बात करें, हमारी कंट्री में यूएई से काफ़ी अच्छा रेमिटेंस भी आप लोगों को आता हुआ नजर आता है। ठीक है, और इसी के साथ में ये ऊपर नीचे होता रहता है, काफ़ी अच्छा पोर्शन हम लोग यहाँ से क्रूड ऑयल आप लोगों को इम्पोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ में यूएई के साथ में डेजर्ट ईगल करके हमारी एक्सरसाइज भी आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि इंडिया और यूएई के रिलेशन को और ज़्यादा सिग्निफिकेंस बनाती है। और जिस एरिया में यूएई आप लोगों को देखने को मिलता है उसकी लोकेशन वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, तो इसलिए भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे देश की कई सारी कंपनी है जैसे ओएनजीसी वेदास, इंडिया ऑयल जो कॉर्पोरेशन है, ठीक है, भारत पेट्रोलियम जो बेसिकली जो हमारी बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम रिसोर्स लिमिटेड, तो ये कई सारी कंट्री जो कई सारी कंपनी है वहाँ पर एक तरीके से कई सारे जो ऑयल के फील्ड हैं उनके साथ में अच्छे रिलेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और हमारी जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं उनके द्वारा रिसेंटली अभी विजिट भी किया गया था। तो ये वो देश हैं जिनके साथ में हमको अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ते हैं। पर लेकिन सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे कि अगर बात करें हमारे देश में अगर कभी भी किसी पर्टिकुलर जो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर कोई किसी भी तरीके की अटैक होता है, कुछ इशू होता है, तो यूएई के अंदर यहाँ पर उसका प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है।
तो कुछ ऐसे इश्यूज भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि दोनों कंट्री के बीच में यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो बैलेंस बनाकर रखना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। अगर वो बैलेंस नहीं बनता है तो फिर दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आज की डेट में हम लोग एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर आप लोग ये नहीं बोल सकते कि हम लोग कंप्लीटली अलग हैं। यानी कि हर एक देश के रिलेशन जो हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं आज के डेट में कि अगर एक देश में कुछ हो रहा है तो उसका इंपैक्ट आप लोगों को दूसरे देश में आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। अभी फिलहाल के टाइम पर अगर आप लोग देखें, इंडिया जो है, यूएई जो है, अभी रिसेंटली यहाँ पर इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी था। काफी लार्ज स्केल पर आप लोग यहाँ पर दोनों के बीच में एक्सपोर्ट देखने को मिलता है। इंडिया का जो डायस्पोरा है ये मनाता है 3 मिलियन लोग जो यहाँ पर यूएई में आज के डेट में रह रहे हैं, यानी कि 30 लाख के करीब लोग। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा खतरनाक एक तरीके से हमारी प्रेजेंस है वहां पर। हम लोग वहां पर काफी बड़े लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात जो आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, हम लोग यूएई के साथ में जो बेसिकली काफी अच्छे से काम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप के ऊपर भी, और इसको और आगे बढ़ा रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, जो कि और अच्छे रिलेशन आने वाले टाइम में अभी आप लोगों को दोनों देश के बीच में देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा। और यूएई का भी विजन है, वो अपने देश को और अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाहता है ताकि ऑयल के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाए। तो ऐसा भी पोजीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑयल हमेशा नहीं चलने वाला है। आने वाले टाइम में आप लोगों को सोलर एनर्जी देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे सोलर एनर्जी का सिस्टम आगे आएगा वैसे वैसे ऑयल के ऊपर जो लोगों की डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो आज की डेट में तो हम लोग ऐसे गले मिल रहे हैं, पर लेकिन जिस दिन हमारा ऑयल की रिक्वायरमेंट खत्म होगी फिर थोड़ी ना ऐसे गले मिलेंगे हम ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही गले मिलेंगे, ठीक है। इसको ऐसे मत देखना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा। बाकी बेसिक चीजें जो क्या क्या है यहाँ पर, वीजा वगैरह क्या है, वो सारी बातें मैंने बता दी है। तो एक अच्छा सा आंसर आप लोग लिख सकते हैं जितनी चीजें मैंने बता दी। एक बच्चा यहाँ पर ये कह रहा है कि एक बच्चे ने कह रहा क्या, बेसिकली उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा कि सर कई सारे टेलीग्राम पर आपके खिलाफ जो है फेक इन्फॉर्मेशन फैलानी स्टार्ट कर दी है यार जब कोई इंसान आगे चलता है ना, बढ़ता है, ठीक है, तो आप लोग कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलेगी। मतलब वो क्या कर रहे हैं, हमारी ही एसएलवी की वीडियो जो है वहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है, और हमारे ही खिलाफ जो है वो नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस सोसाइटी में। जब आप लोग बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे आप लोगों को नेगेटिव कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेल ऐसे आने स्टार्ट हो जाएंगे कि क्या कर रहे हो, मतलब उनको ये लगने लगता है कि इंसान बढ़ क्यों रहा है, ठीक है। तो वाली सिचुएशन आप लोग देखते हैं। तो ये हमेशा चलता रहता है, जब जब जिंदगी में कुछ अच्छा होता है ये एक लाइफ का पार्ट बन जाता है। लोग तुम्हारी टांग खींचने आ जाएंगे, पर लेकिन आप लोगों को क्या करना है, एक चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी में मुझे हमेशा फ़ायदा पहुंचाती है, आप लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को किसी और के लिए कमिटमेंट बिल्कुल नहीं रखना है, बस अपने लिए कमिटेड रहो। यानी कि जो काम आप लोगों ने डिसाइड कर लिया ना, बस उसको पूरा करते रहो, और कुछ नहीं सोचना है। सारी चीज़ें छोड़ दो, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस अपने काम को करते रहो, दिल लगाकर अपने लिए लॉयल रहो कि हाँ मैंने डिसाइड किया है आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है, और किसी चीज़ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें अपने आप होती रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करोगे, और बाकी अपना फीडबैक जरूर दिया करो। आप लोगों को कहीं डाउट होता है तो उसको पूछ लिया करो, जहां पे भी आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मैप भी अगर पूछ ले कल को आप लोगों से कोई, तो आप लोगों के माइंड में, जैसे किसी भी कंट्री के रिलेशन के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, तुरंत आप लोगों के माइंड में वो कंट्री का मैप आना चाहिए। जैसे ही यूएई का बात आई थी तो गाना तो बज रहा था, साथ ही साथ मैप भी मेरी एकदम बेसिकली बैकग्राउंड में आ गया था दिमाग के, ठीक है। तो ये ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, और उसको सीरियस मत लेना यार, ये मजाक होती है, कई सारे जो है सीरियस तरीके से बातें करने लगते हैं ठीक है, उसको वैसे मत लेना। तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अच्छा टॉपिक था, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, ठीक है। बाकी बताना जैसा भी लगा। दोस्तों, जब आप लोग किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं तो आप लोग कैसे पता चलता है कि आप लोग अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप लोग की पढ़ाई में कोई कमी है? तो नॉर्मली किसी चीज़ के साथ में कंपेयर करते होंगे ना आप लोग। क्या है वो बेसिकली पैमाना आप लोग का कि आप लोग कंपेयर करते हैं? बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई में कंपेयर करते हैं कि हाँ हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है फिर बुरी चल रही है, उसी पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर अगर कुछ काम करते हैं तो हम लोग उसको नेशनल लेवल पर कंपेयर करते हैं कि हमारे देश में वो काम कैसा हो रहा है, और यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर वो काम कैसा हो रहा है। उन दोनों में कंपेयर करके देखा जाता है, और फिर अगर कोई चेंज करने वाली बात होती है तो हम लोग उसके अंदर चेंज कर लेते हैं। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो कि एक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अलग अलग कई सारे देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके अंदर एक नया कानून पास किया गया है कि जो भी यहाँ पर ऑनलाइन कंटेंट जो चलता है, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम, जो भी यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल है,
वो यहाँ पर आज की डेट में ज़्यादा रेगुलेट किए जाएंगे जितने आज वो रेगुलेट किए जाते हैं। यानी कि जैसा रेगुलेशन आज की डेट में वहाँ पर चल रहा है उससे ज़्यादा तगड़ा रेगुलेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि उनके ऊपर आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर ये एक रस्सा कसने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर में। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगती है, जब यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड में आप लोग जाते हैं ना, जब मैं वेस्टर्न वर्ल्ड बोलता हूँ तो इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये होता है कि वो देश जो कि यहाँ पर अपनी मनमानी चलाते हैं, यानी कि ये जो कंपनीज है जो यहाँ पर आकर हमारे ऊपर नाचती हैं, अगर आप लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगे तो ये सारी कंट्री जो है यहाँ पर ये उनके हिसाब से चलती हैं। आज की डेट में यूरोपियन यूनियन के अंदर आप लोग को टोटल मिलाकर कितने मेंबर देखने को मिलेंगे पता है? चलिए छोटी सी बात है, आप ही लोग बता दीजिए। चलो इतना मैं बता देता हूँ, पहले यूके था, ठीक है, उस टाइम पर यहाँ पर 28 मेंबर हुआ करते थे। अब कितने रह गए? यूके निकल गया, बताओ। नहीं, 28 में से -1 गया, कितने हो गए? 27। इतना तो गणित आता है ना। अभी ये थोड़ी ना क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कितनी ऐसी कंट्री हैं जो कि करेंसी यूज़ करती हैं यूरो। पहले यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर ये जो करेंसी है ये यूरो है, ये सिंबल है। जैसे आप लोगों को डॉलर का देखने को मिलता है, हमारी रुपये का आप लोगों को सिंबल देखने को मिलता है, ऐसे ही यहाँ पर ये आप लोगों को यूरो का, और यहाँ पर जो यूके की करेंसी थी वो है पाउंड, ठीक है, उसका सिंबल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कन्फ्यूजन आना नहीं है भैया इसमें, ठीक है। तो ये कितनी कंट्री यहाँ पर यूज़ करती हैं और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो जो ये 27 कंट्री यहाँ पर रह गई हैं, इसके अंदर इनके डिफेंस रिलेशन कैसे होने हैं, कम्युनिकेशन कैसे चलना है, सिक्योरिटी कैसे रहनी है, इकोनॉमी कैसे होनी है। तो ये मानते हैं कि भाई साहब यूरोपियन यूनियन को बेसिकली एक कमीशन को पटा लो, मतलब यूरोपियन यूनियन में अगर आप लोगों ने एक बार अपने रिलेशन सेट कर लिए तो ये समझो कि मोटे मोटे तौर पर कितने सारे देशों के साथ में रिश्तेदारी हो जाएगी। तो ये सारे देशों के साथ में आप लोगों की रिश्तेदारी हो जाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि इंडिया से ट्रेन जो है डायरेक्ट जाएगी और फिर एंजॉय करेंगे। अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोलो तो इनके साथ में रिलेशन जो है वो काफ़ी शानदार तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आज की डेट में हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? क्वेश्चन बड़ा ही शानदार आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारे देश में कोई कानून है, उसको आप लोगों से कंपेयर करने के लिए पूछा जा सकता है यूके के कानून से या फिर यूरोपियन यूनियन के कानून से, कि कैसे वो डिफरेंट है और हमारे में क्या अच्छाई है, उनके में क्या बुराई है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले कोई आंसर राइटिंग के लिए, तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर। हालांकि ये थोड़ा डिफरेंट है पर लेकिन टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, पर फिर भी मैंने लगा दिया कि जिसका मन होगा प्रैक्टिस करने का, कम से कम उसकी प्रैक्टिस न छूटे, ठीक है। बोला जा रहा है कि हाउ हैज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन जो यूनियन है उसमें इवोल्व हुई है ओवर द टाइम। कैसे कैसे यहाँ पर इवोल्व हुई है दोनों के बीच में रिलेशनशिप, उसको आप लोग कमेंट करना है। अगर नॉर्मली आप लोग देखो, जैसे यूके के बारे में हम लोग बात करते हैं, कई बार जब हमारे ऊपर रूल किया करता था तो कुछ ऐसा रिलेशन था, ठीक है। फिर चक्कर दर चक्कर चीज़ें आगे बढ़ी, यानी कि मिल मिलकर थोड़ा काम करना स्टार्ट किया, और आज की डेट में कुछ लगभग आप लोगों को ऐसा रिलेशन देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं एक पैटर्न में अब नजर आती हैं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चाहते हैं इंडिया के साथ में अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट की जाए। ये ऐसा नहीं कि हमारे चाहने वाले देश हैं, इनको यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चलता है वो प्रॉफिट और लॉस में चलता है, यानी कि फायदा होगा तो साथ में अच्छे रिलेशन बनाएंगे और फायदा नहीं होगा तो अच्छे रिलेशन नहीं बनाएंगे। जो आज हमारा दोस्त है वो कल हमारा दुश्मन हो सकता है, और जो कल हमारा दुश्मन था वो आज हमारा दोस्त हो सकता है। सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि उसको हमसे कितना प्रॉफिट हो रहा है और हमको उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट दोनों के बीच में बढ़ रहा है एक दूसरे की हेल्प से, तो फिर दोनों की बल्ले बल्ले रिलेशन बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ये एक बेसिक रूल है यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में। अभी आप लोगों ने देखे पाकिस्तान के जो लीडर, यूएसए के जो लीडर हैं वो पाकिस्तान में जा रहे हैं, और पाकिस्तान में जाकर कश्मीर को, जो कि पाक ऑक्युपाइड वाला एरिया है, पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाई कर रखा है, उसको क्या बोल रहे हैं वो जाकर? उसको वो आज़ाद कश्मीर बोल रहे हैं, ठीक है। ये हरकतें आप लोग देखते हैं इनकी। आज ही के द हिंदू के पेपर में अगर आप लोग देखोगे फ्रंट पेज पर ये न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसी हरकतें यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जिस तरीके से ये हरकतें यहाँ पर कर रहे हैं, वो हरकतें इनकी क्या है कि हम लोगों ने उनको रसिया के खिलाफ अगर सपोर्ट नहीं किया तो वो हमारे खिलाफ जो है वो ऐसी हरकतें करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। यानी कि यूएसए इतना बिना पैंदी का या चिकना घड़ा आप लोग बोल सकते हो, बिना पैंदी का लोटा या फिर चिकना घड़ा, जो भी बोल लो आप लोग उसको, वो इतना मतलब दुनिया में सबसे दरिद्र अगर कोई देश है ना, जो सबसे घटिया किस्म की पॉलिटिक्स खेलता है, मतलब बर्बाद हो जाए कोई देश उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान को देखो कैसे छोड़ के भाग गया 1 मिनट के अंदर अंदर। वो अपने ऊपर फोकस रहता है, सामने कुछ भी होता रहे। एक देश तो है जिसने उसको धूल चटाई थी और वो था वियतनाम। भाई साहब वियतनाम ने ना नाक रगड़वा दी थी इसको। हालांकि अफगानिस्तान ने भी नाक ही रगड़वा दी है,
बेस्ट बेइज्जती होकर ये वहां से निकल कर आया। इसलिए आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए की कोई मानता नहीं है। रसिया ने 3 एरिया यूक्रेन के अपने कंट्रोल में ले लिए, लगभग 15% एरिया, और बोल दिया ये मेरे एरिया है, और किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा। यहां पर यूएसए ने कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं बोल पाया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यूएसए की साख जो है वो घटती जा रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब जो है लोग जो है अलग अलग तरीके से अपने रिलेशन को लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी जब पाकिस्तान के अंदर बोला गया कि ये इंडिया का एरिया को बोले आज़ाद कश्मीर, तो इनडायरेक्ट वे में इंडिया को बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से उकसाने वाली बात हो गई है। अगर कोई ऐसा डिप्लोमेट्स यहाँ पर ऐसी बातें बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल वो दिखाता है कि हम लोग उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो इससे उनको मिर्ची लग रही है। तो ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब टॉपिक पर आते हैं। ये तो बेसिक ऐसी चीजें हैं जो आप लोग कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग आंसर राइटिंग में जो ये बातें बताता हूँ सारी, ये कहीं ना कहीं आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इंटरव्यू में आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या रिलेशन है, किस तरीके से पैटर्न में चीजें चलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहती है, ठीक है। तो इनको आप लोग ध्यान से सुना करो। बाकी अगर डिजिटल सर्विस के बारे में जैसे मैंने अभी आप लोगों से बात करी, तो इनका पूरा फोकस यूजर पे रहने वाला है, यानी कि यूजर के हिसाब से देखा जाएगा। यहाँ पर कोई भी कंपनी है, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ भी हो यहाँ पर, ठीक है, उनकी ये कोई नहीं मानने वाले हैं। इनको इनके हिसाब से काम करना पड़ेगा और इनको ये उनकी मनमानी नहीं चलेगी, ठीक है। यानी कि ये जो कंपनी है यहाँ पर, इनका यूजर के ऊपर जो भी कंट्रोल रहता है, इनको एक तरीके से यहाँ पर जो भी सिचुएशन रहती है वो सारी सिचुएशन जो है ये डिजिटल सर्विस एक्ट यहाँ पर हैंडल करने वाला है। यानी कि अगर आज की डेट में मैं आप लोग कुछ बेसिक चीजें बताऊं, जैसे कि अगर बात करें कोई ऐसा कंटेंट है जो कि फेसबुक, यूट्यूब या फिर गूगल के ऊपर है जो कि कोई नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है और कोई फेक कंटेंट अगर यहाँ पर है, तो उसको इमीडिएटली रिमूव किया जाएगा डिजिटल सर्विस एक्ट के तहत। इन कंपनीज को ये अपनी दादागिरी नहीं चलाएंगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जो बिगर प्लेटफॉर्म है, कुछ भी गलत होता है तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अब तक ये क्या बोलते थे कि हम तो इंटरमीडिएटरी हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं करना है, हमने तो ऐसा है अपना बेसिकली दुकान किराए पर दे रखी है, और भाई साहब दुकान में कोई क्या करेगा, हम जाकर कैसे चेक करेंगे। नहीं, तुमको चेक करना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि उस दुकान का 45% तुम बैठ के खा रहे हो, तो मतलब तुम क्यों नहीं करोगे भाई साहब, तुम पूरा किराया ले रहे हो उस दुकान का, फ्री में तो दे नहीं रखी तुमने किसी को वो दुकान, तो इसलिए यहां पर आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो पॉइंट नंबर 3 यहां पर यह आएगा कि अगर कल को कुछ भी गलत करते हैं तो यूरोपियन जो कमीशन है वो इसको सुपरविजन करेगा, इसके ऊपर गिद्ध की तरह आंख गड़ाए रखेगा। पॉइंट नंबर 4 मुझे पर्सनली अच्छा लगा, जिसकी तारीफे काबिल है। यहां पर इन्होंने बोला कि जो भी आप लोगों की एल्गोरिदम है वो कैसे काम करती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को सबको बतानी पड़ेगी, यानी कि हमारे सामने कम से कम रखनी पड़ेगी। मतलब यहां पर यह है कि जैसे एल्गोरिदम इनकी काम करती है, कल को चलकर गूगल पे कुछ सर्च करोगे तो मैक्सिमम गूगल ने कई बार ऐसी हरकतें की है कि उसी का प्रोडक्ट जो है वो सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाई देगा। तो गूगल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, गूगल सीधा सीधा यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई साहब अपनी ही कंपनी के सारे प्रोडक्ट हम लोग को बेचने हैं। तो ये एक तरीके से ये कंपटीशन के खिलाफ में है कि तुम एक ही चीज के प्रोडक्ट ऊपर दिखा रहे हो, तो वो गलत है। एल्गोरिदम कैसे काम कर रही है वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे आप लोग यूट्यूब पर देखते हैं तो जो एजुकेशनल चीजें हैं वो काफी कम आप लोगों को बढ़ती है। एक टाइम ऐसा था कि एजुकेशनल काफी सारी वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग में देखने को मिला करती थी, पर लेकिन आज की डेट में इन्होंने एल्गोरिदम सारी चेंज करके रख दी। अब मैक्सिमम शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों को, या फिर सॉन्ग्स वाली वीडियो, या फिर जोक्स, या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट वाली चीजें ज्यादातर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं कम से कम जैसे 50 वीडियो अगर आती हैं ट्रेंडिंग में, तो पहले लगभग ये हुआ करता था कि लगभग इसमें से 4 से 5 वीडियो डेली रेगुलरली ट्रेंडिंग में देखने को मिलती थी, जो कि एजुकेशन के सेक्शन में से आती थी। अब इन्होंने सेक्शन को हटा दिया, बस व्यूज के ऊपर टिका दिया। और आप लोगों को पता है एजुकेशनल कंटेंट पे बहुत कम व्यूज आते हैं, ज्यादा व्यूज नहीं आते। क्यों? क्योंकि लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है, पढ़ना कोई चाहता नहीं है, लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर एजुकेशनल वीडियो को लाइक्स नहीं करते हैं, ना ही उनके नीचे कोई प्रॉपर वीडियो में रेस्पॉन्स करता है, कोई कमेंट करता है, ना ही यहाँ पर कोई उन वीडियो को शेयर करता है किसी के साथ में। आप लोग खुद सोचो, जैसे कि अगर बात करें कोई आप लोगों के सामने कोई जोक सुनाने वाली वीडियो आ गई, ठीक है, तुरंत आप लोग दोस्तों को भेज दोगे, पर लेकिन कोई पढ़ने वाली वीडियो आ गई आप लोग भेजोगे ही नहीं, उसको देखकर साइड में निकल लोगे, और हो सकता है पूरी भी ना देखें उसको इंसान, ठीक है। लोग एजुकेशन लेना नहीं चाहते हैं, लोग अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत आज के डेट में देखने को मिलती है। एजुकेशन को साइड में रख देते हैं जब भी एजुकेशन की बात आती है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसीलिए देखा होगा जितने भी एजुकेशन वाले यूट्यूब चैनल हैं बेचारे चिल्ला चिल्ला कर मर जाते हैं, भाई साहब वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो यार। क्यों? क्योंकि यूट्यूब उसी के बेस पे फिर उसको रिकमेंड करना स्टार्ट करते हैं कि हाँ वो उसको लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे, उसके नीचे कमेंट करेंगे, तभी वो वीडियो दूसरे को दिखेगी।
इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसकी भी एजुकेशनल वीडियो कम से कम आप लोग देखते हो, भले इंटरटेनमेंट की मत लाइक किया करो, पर एजुकेशनल वाली बेचारों की सबकी वीडियो लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो ये मेहनत आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये जो एल्गोरिदम काम कर रही है इसके पीछे, वो एल्गोरिदम इनको बतानी पड़ेगी कैसे वो वीडियो आप लोग रिकमेंड कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 इससे भी बेहतरीन है। जो यहां पर पैसा आप लोग दे रहे हो, जो भी एड्स आ रहे हैं उनका पैसा जो भी आप लोग लोगों को दे रहे हो, वो एड को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट आप लोग कर रहे हो और कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो। अब तक यहां पर इसके बारे में किसी को बताते ही नहीं है। फेसबुक पर ऐड चल रहे हैं, यूट्यूब पर ऐड चल रहे हैं, इसका पैसा जा कहां रहा है, आ कहां से रहा है, कैसे कैसे यहां पर ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, क्या रियलिटी में जो यहां पर इंसान मेहनत कर रहा है उसको उसका रेवेन्यू मिल रहा है उतना या फिर नहीं। तो यहां पर आप लोगों को बताना पड़ेगा। कोविड-19 से अगर मैं बताऊं और फिलहाल के टाइम पर आप लोग देखो, जो पहले कोविड-19 पर जो ये पेमेंट किया करते थे उसका इन्होंने 40 से 50% लेस कर दिया आज की डेट में। तो आप लोग खुद सोचो, इसीलिए तो लोग जो है पेड कंटेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवल मुश्किल हो गया लोगों का आज की डेट में यूट्यूब के ऊपर बैठकर। ये कुछ देते ही नहीं है, अब पता चल नहीं रहा है कहां पर क्या कर रहे हैं। तो उसका पता चलेगा अब लोगों को आने वाले टाइम में, खासकर यूरोपियन यूनियन के अंदर में, कि कहां कहां पैसा जा रहा है। तो ये 5 के 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो ये की फीचर है यहां पर इनके कानून के, ठीक है। सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए, जो भी की फीचर है आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे, जो भी बातें सारी बोली हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा अब ये होगा कि लोगों को पता रहेगा कि रियलिटी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कहां हो रहा है। तो ये कंडीशन यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो। तो यूरोपियन जो यूनियन के अंदर जो लोग हैं उनको ज्यादा अधिकार आप लोगों को देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू दूसरे देश में। क्यों? क्योंकि वो अपने सारे काम को अच्छे से करते हैं, वहां पर गवर्नमेंट भी उनके हिसाब से चलती है। कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री है, इनडायरेक्ट टैक्स काफी कम है, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है। मतलब जो टैक्स ऐसा होता है इनडायरेक्ट, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो, आप लोगों ने दूध खरीदा, 20 रुपए का पैकेट है, आधे लीटर की थैली, आप कोई उसको अंबानी पी ले, कोई रिक्शा वाला पी ले, दोनों 20 रुपए ही पे करेंगे। पर लेकिन अगर इनकम टैक्स की बात करें, अंबानी अलग पे करेगा, रिक्शा वाले को तो पे ही नहीं करना है, ठीक है, इतनी कम सैलरी होती है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर सीधा सीधा ये हो गया कि डायरेक्ट टैक्स जहां पर ज्यादा होगा वो खासकर कंट्री जो है वो प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव कंट्री कहलाती है, क्योंकि अमीरों पर ज्यादा लगता है और गरीबों पर कम लगता है। और जहां पर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा, जैसे जीएसटी कैसा टैक्स है हमारे देश में जो लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहां पर। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब ये तो बातें मैंने बता दी यूरोपियन यूनियन के बारे में। अब आते हैं अपनी प्यारी कंट्री इंडिया यानी कि भारत के ऊपर। अब यहां पर एक कानून है जिसको बोलते हैं आईटी रूल। अब ये जो रूल है, इसी रूल के बेस पर अभी कई सारी वीडियो जो हैं वो यहां पर इनके द्वारा बैन की जाती हैं। जैसे 10 चैनल की वीडियो बैन की गई, उसमें से ध्रुव राठी की भी वीडियो थी, आप लोगों ने देखा, काफी ज्यादा बवाल हुआ, क्योंकि एक मैप यहां पर देखने को मिला था जो उसने गलत दिखाया था, और वो गलत भी है। जो गलत है तो गलत है, अगर कुछ गलत दिखा रहा है तो फिर बैन करना बनता भी है। पर लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर? कंडीशन यहाँ पर यह कि हमारी कंट्री में फिर भी कानून जो है वो इतने सख्त नहीं है जितने यहाँ पर इन्होंने अपने सख्त बना दिए हैं। ये इन कंट्री का जो पावर है वो बढ़ गया है कहीं ना कहीं सारी सोशल मीडिया हैंडल कंट्री को कंट्रोल करने के लिए। हमारे देश में अभी भी इतना नहीं है जितना होना चाहिए यहाँ पर, अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट जो यहाँ पर, हालांकि हम लोग ने अभी जो आईटी रूल लेकर आए उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा चीज़ों को इन्फोर्स किया है, ठीक है, कि हाँ इस चीज़ों को ऐसे हटाना है, ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ें नहीं रख पाओगे, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन उसको हटाओगे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से डेटा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। पर हमारी कंट्री में अभी उस लेवल पर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हमारा एक पुराना एक्ट है जिसको आईटी एक्ट बोलते हैं हम लोग, 2000 का, ठीक है, यानी कि 2000 रुपए का नहीं है, 2000 का नोट नहीं है ये, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है, जो कि यहाँ पर इन चीज़ों पर ध्यान रखता है और कोई भी ऐसी चीज़ अगर होती है तो उसको यहाँ पर हटाने की बात यहाँ पर करता है। तो ये कानून आप लोगों को अपने देश में देखने को मिलेगा। तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। तो ये चक्कर है जिसके बेस पर आप लोग यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से आप लोग आंसर राइटिंग में आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। या फिर डिजिटल सर्विस एक्ट, ये किस देश के द्वारा अभी रिसेंटली इंप्लीमेंट किया गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, इसलिए कोई भी ऐसा टॉपिक आता है तो कान नाक आँख मुंह जो है खुला रखा करो, और टॉपिक जो है आप लोगों की बिल्कुल बेसिकली बॉडी के अंदर एंटर करना चाहिए, आप लोगों की नस नस में वो टॉपिक घूमना चाहिए। जैसे एग्जाम में आता है धप्पा, अरे ये तो पढ़ रखा था पूरा, ठीक है। तो इंजीनियर वाला दिमाग लगाओ, जो भी इंजीनियर हो खासकर, और जो इंजीनियर नहीं है उनके पास तो दिमाग ही है, इंजीनियरों के पास थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उनके प्रेशर ही इतना ज़्यादा आ जाता है बेचारों के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस टॉपिक में कुछ नया सीखा होगा। डाउट हो तो बताना, उस डाउट को फिर दूर किया जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यूरोपियन यूनियन के बारे में भी याद रखेगा। कुछ ना मेंबर्स वगैरह कितने होते हैं सारे, कई बार स्टेटमेंट देकर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोनो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
हमारे देश में दोस्तों आप लोगों को एक सबसे बड़ी दिक्कत ये देखने को मिलेगी, किसी को कोई काम बोल दो करने के लिए, वो उसको करने के लिए तैयार ही नहीं है। बहाने 1000 बना लेंगे कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, पर लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। यानी कि सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड आप लोगों को नहीं मिलेगा, बहाने ओरिएंटेड माइंड रहेगा। ये इसमें दिमाग लगा देंगे इसका बहाना कैसे ढूंढना है, पर लेकिन उतना दिमाग उसमें सोल्यूशन में नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ पर हमारे देश में जो कोयले से यूज़ कर कर बिजली बनाई जाती है, उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता है। तो अभी काफ़ी लंबे समय से ये बात चल रही है, इनको ये बोला गया कि यार इसको कम करने के लिए उसके ऊपर इंस्टॉल करना है आप लोगों को एक इक्विपमेंट, ताकि ये जो पोल्यूशन है ये कम हो जाए। तो वो जो है तब से लेके इसको पोस्टपोन करते हुए आ रहे हैं, बार बार कहते हैं हाँ करेंगे, ये हो गया वो हो गया। तो इसकी वजह से सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आप लोग समझ सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अभी अभी पैदा हुआ है, एक महिला है जो प्रेग्नेंट है, एक बुजुर्ग है जिसको सांस की बीमारी है, या फिर कोई भी हॉस्पिटल के आसपास में आप लोगों को नॉर्मली चीज़ देखने को मिलती है पोल्यूशन। अगर वो कहीं पर मार्केट में है तो ऑलरेडी इंसान जो है इतने सारे पोल्यूशन के तरीके ढूंढे बैठा है, तो ये एक नया पैटर्न अभी यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और इसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसमें आप लोगों की क्या रहे हैं यहाँ पर कि यार जो बोला गया वो करना चाहिए ना, पर लेकिन नहीं करते हैं। तो इसमें आलस भी एक है कि कौन करे यार, जो चल रहा है चलने देते हैं। पर इसकी वजह से दिक्कत क्या है, देखिए फ़ायदे भी हैं कि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ये तो आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। पर लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को जो बनाया जा रहा है, वो बनाने का जो तरीका है, उसकी वजह से जो दिक्कत हो रही है वो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जो बनाने वाली बात है वो समझने वाली बात है। इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, आज की बात नहीं है, यहाँ पर 2017 में बोला गया था कि डेडलाइन दी जाए यहाँ पर कि जो भी थर्मल पावर प्लांट है कि उनको अपनी जो डिवाइस इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ताकि जो सल्फर निकल कर आ रहा है, सल्फर का जो एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उसको यहाँ पर बोला गया कि इसको खत्म करना है। तो डेडलाइन जो है बाद में चेंज कर दी गई, ये 17 से हटाकर 22 कर दी। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर पहले 17 थी अब 22 कर दी, यानी कि 5 साल और बढ़ा दी यहाँ पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग बोल सकते हो। अब ये जो 5 साल बढ़ाई हुई है, इसको भी अभी बोला जा रहा है कि इसको अभी और आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो ये दिक्कत यहाँ पर चल रही है, यानी कि तारीख पे तारीख चल रही है। ये जो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में बात की जा रही है, इसको बोलते हैं FGD। इसका मतलब होता है फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन, यानी कि जो सल्फर निकलता है उसको खत्म करना है, या फिर सल्फर बोले आप लोग तो सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कि काफ़ी खतरनाक एक होता है, एक जहरीली गैस आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो उसको कम करने की बात की जा रही है, पर लेकिन उसको कम नहीं किया जा रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर बार बार ये बातें चल रही हैं। तो इसकी डेडलाइन मैंने आप लोगों को बताया, फिर बढ़ गई। अभी यहाँ पर क्या है, 2024 के बाद में अगर पॉपुलेशन वाले एरिया में है तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, अभी 2024 के बाद में। और अगर कोई ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में नहीं है तो यहाँ पर उनको जो है 2026 के बाद में पेनल्टी यहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर 2027 तक तो चीज़ों को बिल्कुल प्लांट को फोर्सफुली यहाँ पर रिटायर करने की बात की जा रही है, ताकि यहाँ पर सिचुएशन को थोड़ा सुधारा जा सके। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आज की डेट में हर एक इंसान जो है यहाँ पर जूझ रहा है। हमारी कंट्री को खिताब मिलता है, बार बार सर पर सहरा पहनाया जाता है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हमारे देश में देखने को मिलेगी दुनिया में सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में रूल और रेगुलेशन फॉलो करना लोगों को पसंद नहीं है अक्सर। अगर बात करें हमारे देश में, इंडिया में करंटली ऑलमोस्ट बोला जाता है कि 2 गुना ट्वाइस SO2 निकलता है। अगर बात करें हाईएस्ट जो कंट्री है वो रसिया, इससे आप लोग अंदाजा लगाओ दुनिया में सबसे ज्यादा जो कहां से निकल रहा है वो रसिया से निकल रहा है। और रसिया में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना हमारे देश से निकल रहा है। क्यों? 75% लगभग जो हमारे देश में जो पावर हो रही है वो कोयले से निकाली जाती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पर फोकस देकर चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल एमिशन भी, जिसमें सल्फर और नाइट्रस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो ये डिवाइस को इंस्टॉल नहीं किया जा रहा है अब तक भी, जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए काफ़ी जरूरी है। चाइना में यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है, चाइना ने सबको जो है डंडा करके सबको यहाँ पर ये बेसिकली डिवाइस लगवा दी, ताकि लोगों को दिक्कतें नहीं देखने को मिले। जब भी कोई फ्यूल बर्न किया जाता है ना पावर प्लांट के अंदर में, तो उसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेचुरली भी अगर बात करें तो वोल्केनो होते हैं, वहां से आप लोगों को चीज़ दिखने को मिलती है। क्योंकि हेल्थ के ऊपर ये कहाँ पर इंपैक्ट डालती है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, सांस जो ब्रेथिंग, उसमें डिफिकल्टी होने लगती है। WHO ने ये बोला है, जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सोचकर भी सुनकर भी हैरानी होगी, कि दुनिया भर में 4.2 मिलियन डेथ जो है आप लोगों को यहाँ पर इसकी वजह से होती नजर आती है। 4.2 मिलियन का मतलब समझ रहे हो, मिलियन में बोल रहा हूँ, यहाँ पर 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 42 लाख लोगों की जान जा रही है यहाँ पर। इससे एक अंदाजा लगाइए पर ईयर ग्लोबली, तो ये एस्टिमेशन लगाए यहाँ पर सल्फर जो है कितनी ज़्यादा खतरनाक आप लोगों को देखने को मिलती है।
और जब इसके अंदर में अगर बात करें लेड यानी कि सीसा भी जुड़ जाता है तो भाई साहब फिर तो कंगाली में आटा गिरा। और ये दोनों मिलाकर यहां पर अगर बात करें, खासकर सल्फर के बारे में बात कर रहा हूं, जब इन्वायरमेंट में जाकर मिलती है तो यही वो सल्फर है जो कि एसिड रेन का काम करती है। एसिड रेन त्वचा को जलाकर एक तरीके से स्वाहा कर देगी, वो होती है एसिड रेन। और आप लोग यहां पर देखो, आप लोग बोल रहे हो कि कितने सारे लोगों की जान जा रही है, ठीक है। अगर आपस में लड़ जाएं तो वहां पर जो लोग गोली मार दे एक दूसरे को तो ये जान जाती है बहुत कम। रोड पर इंजरी होती है उसमें जान जाती है। एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया की वजह से जो जान जाती है ये सारी बढ़ती जा रही हैं। यानी कि आपस में लड़ने से कितनी कम, रोड पर एक्सीडेंट से उससे ज्यादा है। एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया से और ज्यादा है। ड्रग्स और अल्कोहल से और ज्यादा है। अगर मेल न्यूट्रिशन का जो शिकार होते हैं खासकर जो जच्चा और बच्चा, उसकी वजह से भी। और सबसे खतरनाक है स्मोकिंग। और स्मोकिंग में भी सेकंड हैंड स्मोकिंग। सेकंड हैंड मतलब मान लीजिए मैं सिगरेट पीने का आदी हूं और मेरे पास में बैठे हुए आप लोग गले मिलकर मेरे पास में रहते हैं, जब भी मिलो आओ और वीर सर के पास में जाके और वीर सर दबाकर सिगरेट पीते हैं, समझ रहे हो आप लोग। यहां पर आप अपने आप बीमार पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोग पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। धुआं तो वीर सर निकाल रहे होंगे ना, तो इसलिए वो धुआं आप लोगों की बॉडी के अंदर भी जाएगा। इसीलिए यहां पर ये काफी ज्यादा खतरनाक है स्मोकिंग, ये काफी ज्यादा है। और पोल्यूशन जो है यहां पर आप लोग समझ सकते हैं रेड जोन है आज के डेट में। यानी कि जो ये इतनी दुनिया मर रही है ना, पोल्यूशन अकेला सबको लपेट लेता है यहां पर। तो पोल्यूशन में आप लोग कई तरीके के पोल्यूशन बोल सकते हैं यहाँ पर। उसमें वाटर का पोल्यूशन, एयर का पोल्यूशन, इसी के साथ में आज के दिन तो धरती पोल्यूट कर डाली हम लोगों ने सारी। तो ये कंडीशन है जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसको लेकर बार बार बातें की जाती है कि इसको सुधारना है। इसके लिए इंडेक्स बना रखे हम लोगों ने कि एयर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर इंडेक्स है हमारे पास में। बहुत कम सिटीज ऐसी हैं जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोगों को पैटर्न में देखने को मिलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जाइएगा और जाकर अपनी सिटी का जो भी यहां पर जो इंडेक्स में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप लोग की सिटी कौन सी पोजीशन पर है बताना। गुड है, सेटिस्फैक्टरी है, मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है या फिर सीवियर है। तो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक करना अपनी सिटी का, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। जो एनसीआर वाले रीजन में है उनकी तो कहानी ज्यादा ही खतरनाक है। यानी कि कल उनकी तो जिंदगी जो है उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से उल्फत में जी रहे हैं वो, तो जैसे तैसे करके कि पता नहीं कैसे कैसे चीजें सुधरेंगी। तो वहां पर तो मतलब सर्दियों में तो इतनी ज्यादा चीजें खराब हो जाती हैं कि ये तक बोल दिया जाता है कि बच्चों को, बुजुर्ग को पार्क में बाहर जाने से मना कर दिया जाए। इससे ज्यादा और खतरनाक क्या चीज होगी? क्यों? क्योंकि वही लाल सिंह चड्ढा वाली चीज है बारे कि बाहर जो मलेरिया फैला हुआ है, ठीक है। तो वो जो मलेरिया फैला हुआ है उस मलेरिया की वजह से दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पोल्यूशन की वजह से दिक्कत है। और सबसे खतरनाक चीज क्या है यहाँ पर, ये जो पोल्यूशन फैला रहे हैं ना, ये हम ही लोग फैला रहे हैं यहाँ पर। और हम ही लोग इसको कहते हैं अपने ही पैरों में अपने ही आप कुल्हाड़ी मार लेना, किसी और की जरूरत ही ना होना। तो ये सिचुएशन हम लोग को समझनी पड़ेगी, जिसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये इतना ज्यादा खतरनाक है, इसके ऊपर बात करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, पर लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं। सफर बना रखा है हम लोगों ने SAFAR, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करा रखी है कि किसके द्वारा बनाया गया, कहां कहां पर इंप्लीमेंट किया गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके अंदर सारी चीजें, पार्टिकुलेट मैटर, फ्लांट इम्काना, ये सारी चीजें यहां पर बुलाता है। इसके ऊपर काम करना है। 72 घंटे पहले बता देता है भाई साहब कोई दिक्कत होने वाली है तो सुधर जाओ, वरना फिर और दिक्कत होने वाली है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे द्वारा डेवलप किया गया है और इसके चलते सारी चीजें सुधारने की कोशिश की जाती है। टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है? 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, बात की जा रही है कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर ए प्रोजेक्ट इज क्लियर्ड बाय गवर्नमेंट। डिस्कस द इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ कोल फायर्ड थर्मल प्लांट लोकेटेड एट द कोल पैच एरिया। ठीक है, जो कोल के पैच है वहां पर जो लोकेटेड है उसके बारे में बात की जा रही है। तो सीधा सीधा मुद्दा यहां पर है, जो टॉपिक अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया उसके बारे में पूछ लिया, इन्वायरमेंट के बारे में पूछ लिया। पूरा का पूरा क्वेश्चन 2014 में आप लोगों से पूछा गया। इसीलिए कह रहा हूं कि आज से नहीं चल रही है ये कहानी, ये पहले से चल रही है। और यूपीएससी आप लोगों को जागरूक करा चुकी है, क्योंकि उसको पता है कल को आईएएस ऑफिसर बन के बैठोगे तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने भी आने वाली है। तो आप लोगों ने लग के काम करना है, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब हेल्थ कितना खतरनाक टॉपिक है और उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, अगर थोड़ा सा और मैं बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाओगे। 2021 से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया मेंस का। डिस्क्राइब द की पॉइंट ऑफ द रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन। ये रिसेंटली अभी WHO के द्वारा गाइडलाइन दी गई थी, मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी थी। जब गाइडलाइन है, कई सारे आर्टिकल आए थे, मैंने डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। और बोला गया यहाँ पर हाउ आर दीज डिफरेंस, जो डिफरेंट है हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम इट्स लास्ट अपडेट, यानी कि जो लास्ट अपडेट थी उसमें क्या क्या चेंज किया गया, व्हाट चेंजेस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इसके क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बताने के कि नेशनल जो क्लीन एयर प्रोग्राम है एज पर द जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर अचीव द रिवाइज सॉल्यूशन, यानी कि हम लोगों को क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे
चाहिए, ये बात की जा रही है, ताकि हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर सके। यानी कि हम लोग जो हमारे हाथ में जो लिए बैठे हैं ना, उसमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा ताकि एयर क्वालिटी को हम लोग सुधार सकें। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संस्था के द्वारा ये बातें बोली गई, चेंज किया गया अपने, तो हमको क्या करना है ताकि सिचुएशन को सुधार लें। तो ऑलरेडी एग्जाम में यहां पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इससे समझ सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा खतरनाक है यहां पर ये, ठीक है। तो जरूरी है इसके ऊपर काम करना, अगर काम नहीं होगा तो फिर दिक्कतें आप लोगों के सामने है। तो इसलिए बोलते हैं कि इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सफर का डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए अगर आप लोगों से। तो पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि डेवलप किया गया और ऑपरेट किया गया है आईएमडी के द्वारा, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान का जो विभाग है उसके द्वारा बनाया गया और उसके द्वारा यहाँ पर परिचालित किया गया। दूसरा बोला गया कि ये इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि एक काफी इंपॉर्टेंट अभिन्न अंग है यहाँ पर, जो एयर क्वालिटी का अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर में। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है? अभी बोला डेवलप किसने किया था? डेवलप पुणे के अंदर, जो यहाँ पर जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, पुणे के अंदर उसके द्वारा डेवलप किया गया और ऑपरेशनल किया जाता है आईएमडी के द्वारा। तो पहली स्टेटमेंट तो सरासर गलत हो गई, इसके मुंह पर तमाचा। सेकेंड स्टेटमेंट सही और बी हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, यहाँ पर क्या बात की जा रही है? जो कॉपर को स्मेल्ट किया जाता है प्लांट के अंदर में, तांबे का जो यहाँ पर परगलन किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है वो यहाँ पर समझ लेते हैं। बोला गया है कि दे मे रिलीज द लीथल क्वांटिटी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। पहले बोला गया कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज कर सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर में। कार्बन मोनोऑक्साइड CO नॉर्मली आप लोग इसका फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। कॉपर जो स्लेज है यहाँ पर कैन कोज द, ये एक तरीके से लीचिंग ऑफ द सम हैवी मेटल इनटू द इन्वायरमेंट। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आप लोगों को इन्वायरमेंट में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बोला गया दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड के जो भी पोल्यूटेंट होते हैं। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट आप लोगों को गलत देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, जो कि लीथल देखने को मिलती है। बाकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। यानी कि क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पूछे जा रहे हैं। 2021 में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, फर्नेस ऑयल जो भट्टी का तेल होता है उसके बारे में बात की जा रही है कि यूज किया जाता है यहाँ पर, जो इट इज यूज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। तो ये ऑयल रिफाइनरी के अंदर एज ए उत्पाद के तौर पर यूज किया जा रहा है। इंडस्ट्री यूज करती है इसको जनरेट करने के लिए पावर। नेक्स्ट बोला गया है कि इट यूज कोज द सल्फर एमिशन, तो सल्फर एमिशन का यहाँ पर ये कोज होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सारी की सारी यहाँ पर सही है। एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, जो क्वेश्चन पढ़कर आप लोगों को थोड़ा सा लग भी सकता है कि यूपीएससी कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे देती है, जैसा नहीं है कि वो आप लोगों से कहती है सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को अटेम्प्ट करने, आंसर राइटिंग में तो करने पड़ेंगे, पर ऑब्जेक्टिव टाइप में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आप लोगों के सर के ऊपर से जा सकते हैं। तो आप लोग उनको इस तरीके से देखिए कि सबके सर के ऊपर से ही जाने हैं। जो आप लोगों को 30 से क्या 20 से 25 या 30 क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं, लगभग 30 के खैर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनको सब अटेम्प्ट कर लेंगे। 30 से जब ऊपर चलना स्टार्ट होगा ना, 30 से लेके 40-50 तक जो है उसको कुछ ही कर पाएंगे, 40-45 तक, ठीक है। और फिर 45 से लेके जो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप लोग 50 तक, 55 तक, 60 तक, वहां पर बहुत ही कम आ पाएंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कट ऑफ जो रहता है वो हमेशा 50% से नीचे ही रहता है। इसीलिए आप लोगों की एक्यूरेसी निकलनी चाहिए, और एक्यूरेसी कैसे आएगी? वो प्रैक्टिस से आएगी। बिना प्रैक्टिस के आप लोगों की एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस देना, और आप लोग अगर प्रॉपर वे में चीज़ों को नहीं करोगे तो फिर ये सारी चीज़ें यार धरी की धरी रह जाती हैं। तो जरूरी है एक सिस्टमेटिक वे में काम को करना, और ये थोड़ी सी बेसिक साइंस के अंदर भी आती है। तो एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है लाइफ का, उनको छोड़कर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करने अगर लग गए तो ये बहुत ही रेयर होगा कोई ऐसा महानुभाव चिट्टी रजनीकांत का रोबोट जो कि निकाल लेगा, वरना चीजें नहीं निकलेगी। तो सिलेबस, एनसीईआरटी और पुरानी क्वेश्चन पेपर, इसके बाद में स्टैंडर्ड किताबों पर आओ। एक बच्चा कह रहा है सर आंसर राइटिंग जो है आज से ही स्टार्ट कर देगा। आंसर राइटिंग यार अभी अगर आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की है तो आज से स्टार्ट नहीं करनी है। आंसर राइटिंग आप लोगों को स्टार्ट करनी है कब से? जब आप लोगों का थोड़ा सा बेसिक हो जाए, मतलब 2-3 महीने आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हो गए हैं, आप लोगों ने एनसीईआरटी कम से कम पढ़ ली है थोड़ी बहुत, ठीक है, आप लोगों को नॉलेज होने लगी है चीजों की, तब आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम मत करो क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाओगे। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। गरीबी एक इतनी खतरनाक चीज है यार, ये कहते हैं कि इंसान जो है उसको गरीबी का अभिशाप कभी ना लगे, क्योंकि इंसान जो है वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मजबूर हो जाता है, और ज़िंदगी में खासकर जो उसकी बेसिक आवश्यकताएं होती हैं वो उनको भी पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए कहते हैं कि आप लोग गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, पर लेकिन अगर आप लोग गरीब मरे हैं, उसी सिचुएशन में आप लोग गरीबी जी कर जा रहे हैं यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें, तो वो बिल्कुल आप लोगों की गलती है। क्योंकि आप लोग खुद देखिए, जिस इंसान ने इस ज़िंदगी में आकर कुछ ना कुछ किया है, उसने मेहनत कर कर अपना बहुत कुछ अचीव किया है।
आप लोग सामने ले लो एपीजे अब्दुल कलाम सर जी कैसे परिवार से आते थे। आप लोग इस तरीके के हजारों लाखों उदाहरण आप लोगों के सामने देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने आज की डेट में देश पे छाप छोड़ी है। अदानी जी की हिस्ट्री उठाकर आप लोग देख लो तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमारे देश में जो गरीबी है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पर आप लोगों को नजर आती है। और वर्ल्ड बैंक जो कि कहने के लिए बैंक है यहाँ पर लेकिन ये ऐसी ऐसी बातें बता रहा है, लोगों को हार्ट अटैक दे रहा है, पैसा वैसा दे नहीं रहा। 70 मिलियन जो आज की डेट में आप लोग यहाँ पर लोग हैं, वो बोला जा रहा है कि आज की डेट में आप लोगों को गरीबी के साथ में जूझते हुए नजर आएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, खासकर जब इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और अगर आज की डेट में इस पर काम नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हम लोग को फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर गरीबी नहीं है तो एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो नॉर्मल भी जिंदगी जो है वो अपनी व्यतीत नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। तो खासकर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की जिसका नाम याद रखिएगा, पोवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी 2022। ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है करेक्टिंग कोर्स, यहाँ पर बेसिकली इससे रिलेटेड कि एक तरीके से कोविड-19 ने अभी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में गरीबी को मिटाने का सही एक मुहिम चली हुई थी उसको सेटबैक कर दिया है। तो इसकी वजह से एक्सट्रीम पॉवर्टी में बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं और 2030 तक का जो टारगेट था कि इसको खत्म कर देंगे वो हम लोग खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव चीज़ आने वाले टाइम में आप लोग को देखने को मिलने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर इसके बारे में बातें की जाए, एक क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने यहाँ पर कि गरीबी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो बात की जा रही है द इंसिडेंट एंड जो इंटेंसिटी ऑफ पोवर्टी, यानी कि जो भी पोवर्टी के जो इंसिडेंट्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं और जो इंटेंसिटी है तो वो डिटरमाइन करते हैं पोवर्टी बेस बाय ऑन इनकम, यानी कि एक इंसान को खाना नहीं मिल रहा है, ये देखा जा रहा है वो कितनी इनकम है तो उसके बेस पर डिसाइड करते हैं। तो ये कई बार गलत चीज़ें देखने को मिलती हैं, पर लेकिन फिर भी यूएन का जो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स है उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली एनालिसिस करना है। डिटेल में डिस्कस करूंगा उसके बारे में भी। और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, 2 आर्टिकल कॉम्बिनेशन। एक आर्टिकल बेसिकली पब्लिश किया गया था लगभग मई जून के महीने में, तो वो भी रिवीजन हो जाएगा। तो एक पूरा टॉपिक शानदार आप लोगों का तैयार होने वाला है। तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कई तरीके की पोवर्टी आप लोगों को बताऊंगा, पोवर्टी क्या है, किस किस तरीके से क्या कंडीशन देखने को मिलती है, बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को जानने को मिलेंगे। तो एक बेहतरीन सा आंसर जो है आप लोग लिख पाएंगे। और एक और क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर, उसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, यानी कि 2 क्वेश्चन हो जाएंगे इसी टॉपिक से। तो फिर से बोल रहा हूँ, एक एक पॉइंट माइंड में क्लियर होना चाहिए, टॉपिक को लेकर चलो, वरना कोई फायदा नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को पढ़ा दो वो टॉपिक, तब है पढ़ने का मजा, ठीक है। तो फिर किसी भी न्यूज़पेपर में कितने भी आर्टिकल आते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप लोगों का टॉपिक तैयार हो चुका है तो फिर तो एंजॉय करना है। तो एक एक पॉइंट बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट देखते हैं अच्छे से। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जाएंगे तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। भाई साहब पहले नंबर का ही गरीबी रखा गया है। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन ये है, कोई इंसान अगर जिंदगी में गरीब रहेगा ना तो अच्छी एजुकेशन ले पाएगा, ठीक है, ना ही उसकी अच्छी हेल्थ देखने को मिलेगी, ना ही किसी चीज की वो ट्रेनिंग ले पाएगा। और जब स्टार्टिंग में ये सारी चीजें उसको देखने को नहीं मिलेगी तो उसकी जिंदगी आगे कैसे चल पाएगी। तो इसलिए सबसे पहला टारगेट है कि गरीबी मिटाओ, उसके बाद में सारी चीजें जो हैं वो एक सही डायरेक्शन में चलती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो गरीबी मिटाने का नारा इसीलिए सबसे पहले यहां पर दिया गया था हमारे देश में इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जिसके चलते वो इलेक्शन भी जीत कर आई थी शानदार तरीके से। तो इसी गरीबी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर बताऊंगा और बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आप लोगों के लिए बन सकते हैं। गरीबी हमारे देश में इस लेवल पर है कि देखकर कई बार आंसू आ जाते हैं कि मतलब हम लोग आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज के डेट में खाना नहीं मिल रहा है। आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं गरीबी हमारे देश में किस तादाद की आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई सारे लोग जो हैं जिनके पास में खाना नहीं है, कई सारे लोग जो हैं जिनके पास में मकान नहीं है, कई सारे लोग जो हैं एक टाइम भूखे पेट सोते हैं, ठीक है। ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन जब देश के अंदर निकल कर आती है, वो भी आजादी की जब 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। और कोविड-19 ने इसकी ग्रेविटी जो है वो अभी और भी ज्यादा बढ़ा दी, यानी कि पहले गरीबी थी पर लेकिन कोविड-19 की वजह से अभी और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जो डेटा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर बताया गया, ये थोड़ा सा पहले का डेटा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, या फिर 3 के अंदर भी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है उसके साथ भी आप लोग इसको देख सकते हैं। रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में यहां पर बात कर सकते हैं। यहां पर पोवर्टी इन इंडिया अगर पूछे कि ये रिसर्च पेपर जो है किसके द्वारा पब्लिश किया गया, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया। इसमें अच्छी बात क्या बोली गई है, जो कि क्वेश्चन बनने लायक भी है। अगर मैं एक टीचर हूं, अगर मैं क्वेश्चन पेपर सेट करूं तो यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना पाऊंगा, जैसे कि अभी आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। बात करते हैं यहां पर 2019 में जो गरीबी है,
या 2011 में जो गरीबी थी उसमें जब आप लोग कंपेयर करेंगे डिफरेंस, तो 12.3 का आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी कि 2011 से अब तक का जो गरीबी है वो 12.3% यहां पर घट गई है। यानी कि गरीबी जो है हमारे देश में वो कम हुई है। पर लेकिन मैं फिर से आप लोग को यहां पर एक बात गौर कर बता दूं, ये जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं 2019 का डिस्कस कर रहा हूं, आगे जो भी डेटा आएगा उसमें 2020 और 21 भी इंक्लूड करके हम लोग चलेंगे। और वही है कोविड-19 का इंपैक्ट, जो कि सोचने के लिए मजबूर करेगा कि अब बताओ गरीबी बढ़ी है या घटी है। अभी तो हम लोग बातें कर रहे हैं ना कि गरीबी हमारी घट गई है, पर उस टाइम पर रियलिटी में हम लोग पता चला पाएंगे कि गरीबी की क्या कंडीशन देखने को यहां पर मिलती है। ठीक है, अभी फिलहाल जो है गरीबी की सिचुएशन मैंने आप लोग को बता ही दी क्या है। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग जिनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, या हालांकि पीपीटी में है, पर लेकिन अगर आप लोग, मुझे ऐसा लगता है देखिए जिंदगी में ना, जब भी आप लोग कोई कहीं सेमिनार लेने जाते हैं, कोई लेक्चर लेने जाते हैं, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, क्योंकि कई सारी पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो कि आप लोगों को लगता है नोट डाउन कर लेने चाहिए, तो उनको नोट डाउन करते रहो, वरना पीपीटी आप लोग के पास में रहती है, उसको आप लोग देख ही सकते हो। तो ये आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से काम कर लिया करो। ठीक है, तो ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल जो भी आप लोगों को लगे नोट डाउन करने लायक चीजें, उनको आप लोग आसानी से अपनी खुद की लैंग्वेज में अगर एक बार लिख लेंगे, खुद की हैंडराइटिंग में, लैंग्वेज तो ये मतलब इंग्लिश या हिंदी होगी, पर खुद की हैंडराइटिंग में आप लोग लिख लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो अभी ये जो डेटा मैंने आप लोगों को दिया है 12 पॉइंट जो बेसिकली 3% का, ठीक है, तो ये अभी डिक्लाइन हो गया है। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर देश के अंदर में, जो कि हमको एक सही डायरेक्शन में लेकर चल रही है। अब यहाँ पर थोड़े से और डेटा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, क्या क्या डेटा है इनको आप लोग कंपेयर कर पाएंगे। जैसे 12.3% यहाँ पर जो लोअर हुआ है 2019 में, तो पहले यहाँ पर कितना था, अभी कितना है यहाँ पर, पहले यहाँ पर था 12, पहले यहाँ पर था 22.5 2011 में, और अभी हो गया 10.2 2019 में। तो ये अभी यहाँ पर घट गया है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं एग्जामिनर हूं और आप लोगों के लिए कोई यूपीएससी क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा हूं, तो मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा यहां पर कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो अभी रिसेंटली रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है, उसमें हमारा जो कंट्री के अंदर में जो गांव में आज की डेट में अगर बात करेंगे, ज्यादा पॉवर्टी आप लोगों को देखने को मिलती है एज कंपेयर टू शहरों में, यानी कि गांव में ज्यादा गरीबी है, शहरों में कम गरीबी है। स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरा बोलेंगे जो पॉवर्टी यानी कि गरीबी घटी है, उसमें शहरों में ज्यादा गरीबी कम हुई है एज कंपेयर टू गांव में। स्टेटमेंट नंबर 2। और फिर बोला जाए कौन सी सही है और कौन सी गलत है, तो इस तरीके की स्टेटमेंट नॉर्मली यूपीएससी आप लोगों से पूछती है। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहना काफी ज्यादा जरूरी है वो आंसर देने के लिए एग्जाम में। तो यहां पर यही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। जब गरीबी हटाने के बारे में बात करते हैं तो हायर इन रूरल एरिया में आप लोगों को देखने को मिलती है एज कंपेयर टू अर्बन। अभी रिडक्शन जो यहां पर हुआ है, यानी कि जो गरीबी जो घटी है वो यहां पर कहां पर ज्यादा घटी है, गांव में ज्यादा गरीबी घटी है शहरों के कंपेयर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर देखिए गांव में जो गरीबी घटी है वो लगभग 14.7%, और शहरों में जो गरीबी कम हुई है वो लगभग 7.9%। यानी कि 2011 से लेकर 2019 तक का 14.7% जो यहां पर परसेंटेज जो गरीबी घटी है वो गांव में घटी है, और शहरों में 7.9। यानी कि गांव में लोग जो है वो ज्यादा अमीर हुए हैं एज कंपेयर टू शहरों में। ये बोला जा सकता है, अमीर तो नहीं बोलेंगे, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, उनकी रोजी रोटी ठीक चलने लगी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि जो 26.3% थी 2011 में वो 11.6% हो गई 2009 में। ये बात कर रहा हूं गांव वाले एरिया की। शहर वाले एरिया में 14.2 थी गरीबी, ये हो गई 6.3। पर लेकिन फिर भी अगर आप लोग दोनों को कंपेयर करोगे, अब शहर में 6.3 हो गई है, पर लेकिन गांव में अभी भी 11.6 है। यानी कि गांव में अभी भी जो गरीबी है शहर के कंपेयर में लगभग डबल है। ऐसा आप लोग स्टेटमेंट भी आप लोग को ही दे सकते हैं। यानी कि कोई आप लोग कंफ्यूज करने लगे कि यार गांव में गरीबी कम है शहरों में गरीबी ज्यादा है, ये आप लोग मत मानिएगा बिल्कुल। आज की डेट में भी मैक्सिमम गरीब लोग जो हैं वो आप लोग को गांव में ही देखने को मिलेंगे। तो गांव में गरीबी ज्यादा है, शहरों में गरीबी आज की डेट में भी आप लोग को कम देखने को मिलेगी। अगर यहां पर डेटा के हिसाब से बात करें, हमारी कंट्री में लास्ट डिकेड में जितनी गरीबी कम हुई है, यानी कि हम पिछले टाइम में जितनी गरीबी कम कर पाए हैं, इस वाले डिकेड में उतनी गरीबी हम लोग है कम नहीं कर पाए। यानी कि पुअर्टी इन इंडिया हैज डिक्लाइन ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली। यानी कि जैसे हमारी पहले जो गरीबी कम हुई थी उतनी गरीबी अब हमारी कम नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ गई सारी बातें? एक बार और बता देता हूं। देखिए गरीबी गांव में जो है वो ज्यादा कम हुई है एज कंपेयर टू शहरों की, पर लेकिन कम होने के बाद भी गांव में ज्यादा गरीब हैं अगर शहरों के साथ में आप लोग कंपेयर करेंगे। ये पॉइंट छोटा सा एक याद रखना है। और पहले टाइम में जो गरीबी कम होती थी उसके टाइम में अभी जो गरीबी कम हुई है वो कम, ज्यादा गरीबी कम नहीं हुई है, पहले ज्यादा गरीबी कम होती थी, अभी कम गरीबी कम हुई है ऐसा बोला जा रहा है। अभी भी लोग जो है काफी ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है प्रॉपर वे में, ऐसी भी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर इनके द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है। ये जो ग्राफ है यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगा एग्जाम में। अगर देखोगे इंडिया के अंदर में जो पॉवर्टी रेट है, वो गरीबी का जो रेट है वो काफी लंबे समय से घटा, यानी कि 1993 से लेकर आप लोग आगे चलेंगे 2004 में घटा, 2011 में घटा,
यहां तक 2011-12 तक जो है वो गरीबी का रेट घटा, पर लेकिन इसके बाद में फिर यहां पर जो गरीबी का रेट है वो थोड़ा सा आप लोग गांव वाले एरिया में बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं, हालांकि अर्बन एरिया में तो घटता रहा फिर भी, पर लेकिन गांव वाले एरिया में थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो गया, ऐसे यहां पर बोल सकते हैं। और यहां पर इसके चलते ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि अब तक का जो गरीबी रेट है शहरों वाले एरिया में लगातार घटता आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पर लेकिन गांव वाले एरिया में यहां पर गरीबी रेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो यही बोला गया कि इंडियन पॉवर्टी रेट हैज जो बढ़ा है एक तरीके से, तो एक तरीके से बढ़ा है यहां पर आफ्टर मैनी डिकेड मतलब 1993 से लेके 2011 में यहां पर गरीबी घटती आ रही थी, पर अब रिसेंटली आकर यहां पर बढ़ी है गांव वाले एरिया में। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब पॉवर्टी निकल कर आती है ना, इसमें कई तरीके आप लोग देखते हैं। ठीक है, कई बार यहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, उनके पास में पैसा नहीं रहता है। ठीक है, उनके पास में चीज़ों एक तरीके से पढ़ाई उनकी अच्छी नहीं मिल पाती है, कल को काम मिलेगा, खाना खा पाएंगे वो नहीं खा पाएंगे, वो देखने को मिलेगा। गरीबी और के साथ में बीमारी भी आप लोगों को देखने को मिलती है, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, भूखमरी, पानी साफ सुथरा नहीं मिल पाता है, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं रह पाती है, तो लिमिटेड एक्सेस टू द स्कूल। तो ये सारी दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि जो गरीब है वो एक तरीके से इतना गरीब है कि उसके पास में प्रॉपर रिसोर्सेज भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। अभी जो गांव के बारे में आप लोगों से बात करूं, ये क्यों बढ़ी है यहाँ पर, बेसिकली गरीबी थोड़ी कम हुई है गांव में, अमीरी क्यों बढ़ी है। जो छोटे छोटे किसान है ना, बेसिकली जिनके पास में छोटे छोटे जो एक तरीके से अपने जो जमीन है, उनकी जो बेसिकली चीजें अब थोड़ी सी बेटर हुई हैं। यानी कि ऐसा बोला जा रहा है कि हाई इनकम ग्रोथ हुई है उनकी जो बेसिकली इनकम में, ऐसी बातें यहां पर बोली जा रही है। तो ये पॉजिटिव चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। रियल इनकम है जो किसानों की, वो अगर बात करें, अगर जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी बढ़ी है लगभग 10%, और जो थोड़े बड़े किसान हैं उनकी बढ़ी है लगभग 2%। यानी कि छोटे किसानों की इनकम ज्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू बड़े किसानों की, ये यहां पर ये डेटा बता रहे हैं। तो गांव में इसलिए गरीबी जो है वो थोड़ी कम हुई है हमारे देश के अंदर में, तो ये एक अच्छी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहां पर दो टर्म मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोग कंफ्यूजन में न लाए, आप लोग इसको बेसिकली देखिएगा। एक तो गरीब वो इंसान है जो रियलिटी में गरीब है, यानी कि एक इंसान बोलने लगे यार मैं गरीब हूं, मेरे पास में खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, वो सच्ची में गरीब है, उसको माना जा सकता है कि वो इंसान गरीब है। और कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इससे उसकी गरीबी पर कोई ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं पड़ता है, वो ऐसा का ऐसा ही गरीब रहने वाला है, उसकी गरीबी कोई ज्यादा चेंज होने वाली नहीं है। पर लेकिन एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब क्या है, एक इंसान है उसके घर में जो है मर्सिडीज है, एक इंसान उसके घर में होंडा सिटी है, तो वो कहता है कि उससे जब पूछा गया एक अमीर घर के बच्चे से कि गरीबी क्या होती है, तो वो बोलता है कि मेरे घर में नई मर्सिडीज है, उसके घर में पुरानी मर्सिडीज है, तो वो हमसे गरीब है। ठीक है, मेरे घर में हम लोग जो है डेली जो है स्विमिंग पूल में नहाते हैं, वो स्विमिंग पूल में नहीं नहाता है, पर फिर भी उसके बाद में बाथ टब है, तो उसके घर में थोड़ी सी गरीबी है। ऐसी ऐसी चीजें आप लोग देखते हैं। यानी कि गरीबी जो है वो वही इंसान समझ सकता है जो रियलिटी में गरीब है। अगर एक अमीर इंसान को बोलो गरीबी क्या होती है, तो उसके लिए गरीबी है कि उसके पास में पुरानी गाड़ी है। अरे गरीब वो है जो बेसिकली जिसके पास में साइकिल भी नहीं है, ठीक है, जिसके पास में 2 वक्त का खाना भी नहीं है, जिसके पास में रोटी भी नहीं है। तो यहां से आप लोग देखते हैं अगर गरीबी और अमीरी के बारे में बात करें तो ये रिलेटिव पॉवर्टी होगी। एक के पास में नई मर्सिडीज है, एक के पास में पुरानी मर्सिडीज है। नई मर्सिडीज वाला बोला कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास में पुरानी मर्सिडीज है। तो ये रिलेटिव पॉवर्टी देखने को मिलेगी। जैसे इकोनॉमी की कंडीशन चेंज होती है, इनकी जिंदगी में काफी चेंज होता है, क्योंकि इनकी जिंदगी में काफी अच्छे अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, अच्छी खासी जॉब चल रही है, इनकी जिंदगी अच्छी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये जो हाउस होल्ड है यहाँ पर, ये आप लोग काफी अच्छे लेवल पर अपनी जिंदगी जो है वो जीते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग बात करेंगे, इनकी जिंदगी जो है वो बड़ी ही सदमे में चलती है। और वैसे यहाँ पर टर्म भी लिखा गया कि जब हाउस होल्ड जो है रिसीव करता है 50% लेस इनकम देन द एवरेज जो मीडियन इनकम है, तो उसको रिलेटिवली पुअर बोल देते हैं। पर लेकिन रियलिटी में एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो होती है जिसकी जिंदगी में खाना पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा। तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। ये तो मैंने अभी यहाँ पर इस रिपोर्ट के बारे में बात कर दिया। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ और बातें डिस्कस करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है और जहां से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। मैं बात करता हूं आप लोगों से ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। अब आप लोग बोलेंगे ये क्या बवाल है, ये काफी इंपॉर्टेंट बवाल है और ये ऐसा बवाल है इससे क्वेश्चन कई बार बन जाता है। मतलब मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर पाएंगे यहाँ पर अच्छे से। इसको बोलते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बातें की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर बात करें, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि आखिर ये क्या है, इसके बारे में, कि इंडिया की रैंक कितनी है, इसके बारे में ऐसी ऐसी चीजें भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो इसको अगर आप लोग अच्छे से समझ पाओगे तो फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में आप लोगों को समझना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं और जहां से आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, वो एरिया आप लोग कभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो अभी अगर बात करें रिलीज किया गया था 2021 का, लास्ट टाइम जो रिलीज किया गया, उसमें इंडिया की रैंक क्या है वो आप लोग बताइए। ये रिलीज किसके द्वारा किया था, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये इंडेक्स जो है यहाँ पर ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा मिलकर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में मिलकर यहाँ पर ये रिलीज किया जाता है। ठीक है,
यानी कि ये दोनों मिलकर यहाँ पर इसको रिलीज करते हैं और इसका नाम रखा गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यानी कि कई सारे डायमेंशन यहाँ पर चेक करते हैं गरीबी की। ऐसा नहीं इसको खाना नहीं मिल रहा तो बस ये गरीब है। यहाँ पर बोलते हैं हेल्थ से भी कोई गरीब होता है, कोई एजुकेशन से गरीब होता है और कोई यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड से गरीब होता है। तो 3 डायमेंशन है इनकी गरीबी चेक करने का, हेल्थ, एजुकेशन और उनका रहने का स्टैंडर्ड क्या है। पर लेकिन ये जो 3 डायमेंशन है इसको भी अलग अलग इंडिकेटर में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें 1, 2 इंडिकेटर में डिवाइड किया गया यहाँ पर हेल्थ को, इसी के साथ में 1, 2 इंडिकेटर में डिवाइड किया गया एजुकेशन को, और बचे हुए नीचे आप लोगों को देखने को मिलेंगे 6, यानी कि 6 इंडिकेटर में डिवाइड किया गया लिविंग स्टैंडर्ड को। यानी कि टोटल मिलाकर 3 डायमेंशन जो है वो 10 इंडिकेटर में इनको डिवाइड किया गया। तो यहां पर न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात की जा रही है, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस की बात की जा रही है, कुकिंग, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग या एसेट्स इनकी बात की जा रही है। तो सबको अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखोगे, और सबके क्राइटेरिया को मिलाकर यहां पर बेसिकली इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो यानी कि ये होती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसमें कई सारे इंडेक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन क्वेश्चन ये बन जाता है कि की इंडेक्स क्या है, की डायमेंशन क्या है। तो है हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि रहने का क्या क्राइटेरिया यहां पर चल रहा है। तो इन तीनों को देखकर जब यहां पर एजुकेशन, स्कूल अटेंडेंस, ड्रिंकिंग वाटर ये सारे को मिलाते हैं तो एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी निकल कर आती है। कोई पर्सन जो है वो मल्टी डायमेंशनल पोर्ट हो सकता है, ही और सी डिप्राइव किया जा सकता है। उसको पता चला कि एक तरीके से कि उसको खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, कई सारी और दिक्कत देखने को मिल रही है, उसको पता चला उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसकी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो ये सारे इशू आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसलिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में जब आप लोग थोड़ा सा अंदर घुसोगे ना तो यहाँ पर जैसे ट्राइबल कम्युनिटी है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो अलग अलग लेवल पर इनकी पॉवर्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर फीमेल की कंडीशन देखोगे तो आप लोगों को अलग लेवल की पॉवर्टी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर बात की जाती है कि इसके बारे में हम लोग को बातें करनी चाहिए कि कैसे पॉवर्टी को यहाँ पर मिटाना है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से काफी सारी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है गरीबी के। अगर गरीबी यहाँ पर मिट जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सब सहारन जो अफ्रीका वाला रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा गरीबी देखने को मिलती है। बहुत ही बुरी कंडीशन है, लोगों को एक वक्त का खाना नहीं मिल पाता है प्रॉपर वे में। तो उनकी गरीबी के बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि गरीबी जो है वो इंसान जो है किसी को ना दिखाए। घर में कोई मर रहा है, उनके पास में पैसा नहीं है उसको ठीक कराने का, ये लगता है चलो मर रहा है तो मरी जाए अब, क्योंकि हमारे पास में पैसा तो है नहीं है इसको बचाने का। तो इस तरीके की कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इतनी बुरी सिचुएशन आप लोगों को जब देखने को मिले तो तब बुरी कंडीशन हो जाती है। ये मैंने बताया ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। एक और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यहाँ पर, वो था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसके बारे में भी आप लोग याद रख लीजिएगा अगर क्वेश्चन बन जाए। ये मैंने बता दिया इसको कौन प्रस्तुत करता है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन प्रस्तुत करता है। देखिए ये तो दुनियादारी के लेवल पे प्रस्तुत किया है, दुनिया भर की बातें बताता है, पर लेकिन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो हमारे देश की बातें बताता है। और वो कौन प्रस्तुत करता है, वो नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग उसको प्रस्तुत करता है यहाँ पर, और बेसिकली यहाँ पर ये है, ये ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर मैंने बता दिया इसको कौन प्रस्तुत करता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो हमारी कंट्री में प्रस्तुत किया जाता है, इसमें अगर अभी बात करें आप लोगों से किस किस की पोजीशन क्या क्या देखने को मिली पॉवर्टी के बारे में, तो बिहार जो था उसका हाईएस्ट शेयर देखने को मिला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में। यानी कि बिहार जो था वो सबसे ज्यादा गरीब की कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। यानी कि एक तरीके से वहां पर बहुत सारी चीजें जो है, खासकर हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड सबसे बुरी कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर बात की जाए तो उसी को सुधारने की बात यहां पर की जा रही है, जिसके चलते इनके ऊपर फोकस दिया जा रहा है, ठीक है। और इसी के साथ में यहां पर चीजों को अच्छे करने की भी कोशिश की जा रही है। बाकी अगर बात करें, बिहार सबसे नीचे से टॉप कर रहा था और केरला जो है वो सबसे ऊपर से टॉप कर रहा था। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। बिहार के बाद में झारखंड, उत्तर प्रदेश और केरला के बाद में पुदुचेरी और लक्षद्वीप, गोवा और सिक्किम, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये दो चीजें आप लोगों को जरूर याद रखिएगा अगर पॉवर्टी घटाने के बारे में बात यहां पर की जाती है। तो क्या क्या मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, तो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता दी यहां पर। सबसे पहले तो कहां पर क्या क्या गरीबी घट रही है वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को दिखा दी। इसी के साथ में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है वो सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। देश के अंदर भी एक इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिलता है गरीबी के बारे में, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहां पर मैं बहुत सारी स्कीम के नाम बताने वाला हूं और ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोगों का होने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है। ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यहां से आप लोगों के लिए डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे देश में आज तक का कितनी ऐसी स्कीम है जो कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी को मिटाने के लिए या फिर लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए चलाई गई है। तो स्कीम का नाम, साल कौन सी में लॉन्च की गई है और यहां पर जो बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन जो है वो सही करा देगी या फिर कई सारे क्वेश्चन के अंदर कई सारी स्टेटमेंट सही करा देगी। तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को ध्यान से सुनना है, जहां पर भी कंफ्यूजन होगा बताना।
और हर एक स्कीम के बारे में नाम, उसकी शॉर्ट फॉर्म, उसका साल और उसकी मिनिस्ट्री, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और यहां पर मैं आप लोगों को बहुत ही पुराने से लेकर अब तक की सारी स्कीमें बताऊंगा। लिखने के लिए भी आ जाए डायरेक्ट, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछ लिया किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात करें, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको IRDP बोलते हैं। तो गांव के डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, 1978 में स्टार्ट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि गांव के डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा नंबर की जो यहां पर है, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, 1985 में 1985 में लाई गई, और ये ग्रामीण के बारे में बात की जा रही है तो यहां पर भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि काम करती हुई नजर आती है इसको सुधारने के लिए। नेक्स्ट यहां पर तीसरे नंबर की जो स्कीम है यहां पर बात की जा रही है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, NOAPS, ये 1995 की स्कीम है यहां पर ये। तो ये बेसिकली ओल्ड एज के लिए बात की जा रही है, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नंबर 4 पर यहां पर नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जिसको NFBS बोलते हैं, ये 1995 की ही स्कीम है यहां पर, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है। इंटरेस्टिंग चीज अभी आप लोगों को बताऊंगा, अन्नपूर्णा ये 1999 से लेकर 2000 की स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही आएगी। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2000 की स्कीम है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आएगी। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, गरीबी हमारे देश में कम है नहीं, गरीबी हमारे देश में ज्यादा है, पर लेकिन हमारे देश में गांव में गरीबी ज्यादा है और शहरों में गरीबी कम है। जितनी गरीबी गांव में है, शहरों में उसकी आधी गरीबी है, यानी कि गांव में शहर के कंपेयर में डबल गरीबी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसीलिए मैक्सिमम जो स्कीम चलाई जा रही है वो गांव में गरीबी मिटाने के लिए चलाई जा रही है, क्योंकि गांव में गरीबी ज्यादा है, इसीलिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है, ये आप लोगों को बताना है। अभी और भी कई सारी स्कीमें, जैसे MG नरेगा हो गया, ये लोगों के लिए 2005 में स्टार्ट की गई ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बेसिकली गांव से ही रिलेटेड है ये भी। नेशनल ये बेसिकली रूरल लाइवलीहुड मिशन लाया गया 2011 में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब यहां पर शहरों के बारे में बात की जा रही है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2013 में, यानी कि पुराने टाइम से हम लोग गांवों की गरीबी मिटाते हुए आ रहे हैं। 1978 में शहरों पर फोकस करना स्टार्ट किया हम लोगों ने अभी आकर, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर आ गई यहां पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सबके लिए था बेसिकली, यहां पर 2014 में लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। इसी के साथ में संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में लाया गया यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इसी के साथ में यहां पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। प्रधानमंत्री यहां पर सुरक्षा बीमा योजना 2015 में लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। नेशनल जो बात करें यहां पर मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, यानी कि एक तरीके से जो जच्चा और बच्चा की ध्यान रखने के लिए ये एक स्कीम लेकर आएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2016 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY 2006 में, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो बेसिकली PMGKY 2016 में, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है सोलर चरखा मिशन 2018 में, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन प्लान, जो कि पोषण अभियान जिसको बेसिकली बोला गया 2018 में, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसको PM सेवा निधि भी बोला गया 2020 में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। तो मैक्सिमम स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि गांव के लिए है, जो कि महिलाओं के लिए है और बच्चों के ऊपर फोकस दे रही है और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस दे रही है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में सारी की सारी स्कीम क्या कर रही है, ये गरीबी को मिटाने का यहां पर काम कर रही है। और मैंने आप लोगों को बताया, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आप लोग जाएंगे तो पहला ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो बेसिकली गरीबी को मिटाने के बारे में बात करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 ही गरीबी को मिटाने के बारे में बात करता है। 2 और 3 किसके बारे में बात करते हैं, ये आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए कि गरीबी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्कीम है उनकी मिनिस्ट्री और किस डेट में यहां पर इनको बेसिकली लॉन्च किया गया। तो ये अलग अलग रीजन से भी आप लोग इनको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, कहीं पर इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोग का बन सकता है। इसलिए सारी की सारी स्कीम जो है वो एक जगह इकट्ठी करके आप लोग को बता दी। कोई भी डाउट इससे रिलेटेड अब आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो बताएगा, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है।
तो क्या क्या कवर किया इस आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो पॉवर्टी के बारे में बातें की है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसके बारे में बात की। कितनी गरीबी घट गई है वो हम लोगों ने देखा, कहाँ कहाँ पर कितनी गरीबी है और इसके बारे में हम लोगों ने कुछ डेटा भी देखा, कहाँ से गरीबी ज्यादा घटी है और कहाँ से गरीबी कम घटी है वो हम लोगों ने जाना। शहरों में गरीबी कम और यहाँ पर गांव में गरीबी क्यों ज्यादा है वो देखा। पिछले एक दशक में अगर बात करें गरीबी की हालत के बारे में जाना, क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है वो हम लोगों ने समझी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के साथ साथ में मैंने आप लोगों को अपने देश के अंदर में जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया था वो भी बताया, यानी कि 2 इंडेक्स भी आप लोगों के यहाँ पर तैयार कर दिए। और ये सारी की सारी जो स्कीम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीपीटी मिल जाएगी, जाकर इनको आप लोग बेसिकली देख लेना। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इनसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, अगर क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। अब बात करता हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, वैसे तो कई सारी बातें ऑलरेडी बता चुका हूं, पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर अब आप लोगों को देना है। बात की जा रही है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक के संकेत के यहां पर बेसिकली रिलेटेड कौन सा सही है। बोला गया ईयर ऑफ स्कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इसी के साथ में मैटरनल मोर्टेलिटी और कुकिंग फ्यूल, ठीक है। तो सही आंसर यहां पर क्या है, अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में बात करनी है तो सही आंसर आप लोगों को देना है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 2 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिल्कुल सही दोगे, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद में आप लोग को आंसर देना है, ठीक है, उसके बाद में आंसर देखना है बेसिकली। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर यहां पर इसका सी। कैसे मतलब, सी आंसर 1 2 4 1 2 4। मैंने यहां पर मैटरनिटी मोर्टेलिटी के बारे में बात की है, कहीं पर नहीं किया ना। अगर आप लोग देखें यहां पर कहीं पर मैटरनिटी मोर्टेलिटी के बारे में लिखा हुआ है, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। ये क्वेश्चन जो था ये बेसिकली और ज्यादा आप लोगों के लिए अपग्रेडेड करके बनाया जा सकता था अगर इसमें बात कर देते कुछ इस तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया है, ठीक है। जो मैंने बताया ना, गरीबी गांव में बढ़ रही है, शहरों में घट रही है, वो सब चीजें, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए रहते ही रहते हैं। इसके साथ में मैं आप लोगों को आर्टिकल के अंदर ही बताता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये करंट और स्टैटिक का कॉम्बिनेशन है, तभी आप लोग को जो है ये डिस्कशन में मजा आता है, क्योंकि सारी चीजें एक साथ में आप लोग की कवर हो जाती है। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठो तो एसएलवी फैमिली मेंबर होने के नाते आप लोगों को पेपर ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार ये पेपर तो हम लोगों ने ही बना रखा है। तो इस तरीके का मजा है, तभी पढ़ने का मजा है, वरना तो चीजें चलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ओके। तो ये होगी इसके बारे में सारी बातें। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो, या फिर आप लोगों को अगर लगता है या जो भी सजेशन देना है वो भी आप लोग बता सकते हो, ठीक है। छोटा सा आर्टिकल है अवार्ड के बारे में और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है, एंजेला मार्केल जी के बारे में। इनको रिसेंटली अभी यहाँ पर अवार्ड दिया गया। जर्मन चांसलर हैं फॉर्मर, अब चांसलर नहीं रही, चांसलर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे देश में, ऐसे ही, क्योंकि इनके द्वारा सीरिया रिफ्यूजी क्राइसिस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की गई। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपने देश में शरण दी गई इनके द्वारा जर्मनी के अंदर में, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये अवार्ड मिला। तो इनको जो अवार्ड मिला है यहाँ पर, इसका नाम है UNHRC, ये है नेल्सन रिफ्यूजी अवार्ड। तो 1954 में ये अवार्ड स्टैब्लिश किया गया था। जो नाम यहाँ पर रखा गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक नॉर्वे के बेसिकली एक्सप्लोरर, साइंटिस्ट, डिप्लोमेट्स और ह्यूमैनिटेरियंस थे जिनके नाम पर ये नाम रखा गया है, ठीक है, नैन्सिन। तो यहाँ पर इनका पूरा नाम यहाँ पर फ्रेडरिक नैन्सिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी, जो यहाँ पर एक तरीके से उनके द्वारा जो नोबेल प्राइज जीता गया था, याद रखिएगा 1922 में, ठीक है, पीस प्राइज। यहाँ पर फर्स्ट अगर बात करें यहाँ पर तो याद रखिएगा इसके बारे में, फर्स्ट जो ल्यूरेट जिनका नाम है यहाँ पर, बेसिकली इनका नाम है यहाँ पर एलेनोर रूजवेल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट चेयर थे यहाँ पर यूएन के इन 1954। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं अवार्ड के बारे में भी, और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग बताना है यहाँ पर अभी रिसेंटली इनके जो बेसिकली चांसलर कौन है आप लोग ये बताइए, अभी यहाँ पर चेंज हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोग बताना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आर्टिकल मैंने कवर किया था, अभी यहाँ पर दूसरा डिफरेंट आर्टिकल है। बात की जा रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5th असेंबली जो है वो न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी। तो ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर में हो रहा है और वो भी 17 से लेके 20 अक्टूबर तक, यानी कि अभी हम लोग 8 अक्टूबर में बैठे हैं, आने वाले टाइम में आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर ही हो गया, फिर से न्यूज में आएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर
पावर और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्टर है जिनका नाम है आर.के. सिंह, तो वो प्रिजाइड करने वाले हैं यहाँ पर इसकी मीटिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन मिनिस्टर का नाम भी आप लोगों से स्टेटमेंट में कहीं पूछा जा सकता है। फिफ्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में 109 मेंबर हैं यहाँ पर जो कि सिग्नेटरी हैं और वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। रिसेंटली अभी कौन इसका मेंबर बना है वो आप लोग बताइए, देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है एग्जैक्टली। दो इंपॉर्टेंट छोटी छोटी न्यूज है यहाँ पर। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो 2022 का अवार्ड है रिसेंटली अभी किसके द्वारा जीता गया, फर्स्ट नंबर पर कौन है, वो है तेलंगाना, ठीक है। बिगेस्ट स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, बिग स्टेट अंडमान निकोबार फर्स्ट आया यहाँ पर स्मॉल स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर में, तो दोनों के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। 74% जो गांव वाले रूरल वाले एरिया में वोटर जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है आज की डेट में, और आप लोगों को पता है यहाँ पर हाउस होल्ड वोटर सबके घर में प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है 2024 तक का। तो देखते हैं कितना टारगेट अचीव किया जाता है। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री इसी पर्पज के लिए यहाँ पर बनाई गई थी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसका नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री स्कीम 4। ये है बेसिकली मेंटरिंग एक तरीके से यूथ ऑथर, यानी कि एक ऐसा यंग एक जवान बच्चा जो कि एक लेखक बनना चाहते हैं, तो उसका नाम युवा रखा गया है। तो युवा 2.0 यहाँ पर लॉन्च किया गया, जिसका मतलब है युवा का यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर। तो काफी शानदार ये फुल फॉर्म है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऐसे फुल फॉर्म अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एनडीए सीडीएस के अंदर भी आप लोगों से कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में डायरेक्ट पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। बात की जा रही है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है जेसिंडा अर्डन। तो हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो हैं उनकी मीटिंग हुई यहाँ पर, और बायलैटरल रिलेशन को कैसे आगे लेकर चलना है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। तो इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर बात की जाए तो कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जैसे जिनका नाम है यहाँ पर अजय भादो अपॉइंट किए गए यहाँ पर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, और अक्षय त्रिपाठी यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात की जा रही है जो यहाँ पर जो माई गो के सीईओ, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगर कोई आप लोगों से पूछा जाए तो। अभी यहाँ पर कई सारे लोगों की जान गई कानपुर के अंदर में, एक्सीडेंट देखने को मिला। तो ये सारी वो चीज़ें जिसकी वजह से कई सारे लोग जो हैं आज के डेट में, इनके रोड एक्सीडेंट खतरनाक है, तो घर से अगर निकलो तो कोशिश करो सारे लोग एक गाड़ी में बैठ के न चलो। कई बार ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, बहुत बुरी कंडीशन है। पंजाब असेंबली के द्वारा पास किया गया डिसोल्व करने के लिए स्टेट विजिलेंस कमिश्नर, ज़्यादा नजर रख रहा था, पंजाब ने बोला नहीं जरूरत है, ठीक है। देखते हैं आगे कुछ नया होता है तो फिर। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है यहाँ पर महादेव हड्डा, ठीक है। इनको यहाँ पर भारतीय पुरस्कार ऑफ के बिरला फाउंडेशन जो कि यहाँ पर दिया गया, ठीक है, फॉर हिज 2015 में इनके द्वारा जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो बुक लिखी गई थी जिसका नाम था यहाँ पर पचरंग चोल पहाड़ सखीरी, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर इनको दिया गया। तो अगर आप लोग बेसिकली यहाँ पर देखो कई बार ऐसे अवार्ड के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है, तो अगर आप लोग यहाँ पर एक तरीके से बिहार से भी आते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर। बेसिकली वर्ल्ड बैंक के द्वारा हमारी पहले ग्रोथ बताई गई थी 7.5 पर, लेकिन अभी उसको 1% से कम कर दिया है और 6.5 कर दिया है। फटे मुत्ते रहे, मतलब हमारी ग्रोथ कम कर दी, ठीक है। मतलब इनको लगा कि हमारी इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ चल रही है तो इन्होंने ग्रोथ घटा दी, ओके। तो याद रखना। इसी के साथ में यहाँ पर मार्केट को रेगुलेट करने वाली है सेबी। सेबी की फुल फॉर्म बताओ जरा क्या है। सेबी के द्वारा अभी यहाँ पर ऑर्डर किया गया है यहाँ पर ब्रिक वर्क जो रेटिंग जो है उसको अपना बिस्तर होने कहते बोरिया बिस्तर बांधने की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि इसकी रेटिंग में काफ़ी ज़्यादा लो फॉल देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका बिस्तरा बांध रही है। तो सेबी कब बनाई गई थी, कौन इसको हेड करते हैं, इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा, बताइएगा जरा। आरबीआई के द्वारा यहाँ पर डायरेक्ट किया जा रहा है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी टू अपॉइंट करने के लिए इंटरनल ओम्बुड्समैन। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ताकि यहाँ पर अंदर ओम्बुड्समैन यानी कि इनका लोकपाल रहे और सिचुएशन को हैंडल किया जाए, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर जुबली बनाई जा रही है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर जरूरी भी है, चीज़ों की क्वालिटी को मेंटेन रखना, तभी चीज़ें जो है वो फायदेमंद रहती है और देश की बेसिकली इज्जत भी बढ़ती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है फ्रेंच ऑथर जिनका नाम है एनी एरनॉक्स। इनको अभी यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के फील्ड में, तो इसके ऊपर मैंने बताया था डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जैसे ही सारे अवार्ड जो हैं कंप्लीट होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग इतनी तरीके से तसल्ली रखिएगा, ठीक है। सारे अवार्ड जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे डिटेल में एक वीडियो आप लोगों की देखने को मिलेगी। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी जो कि रसिया और उसके अलाइड के द्वारा लीड की जाती है, तो यहाँ पर बोला गया 2 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। थाईलैंड में मैसाकर जो देखने को मिला उसके अंदर में यहाँ पर एक्स पुलिस के द्वारा अटैक किया गया एक सेंटर के ऊपर में, तो 36 लोगों को उड़ा दिया गया इंक्लूडिंग 24 चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसी दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं।
मैक्सिको के अंदर यहाँ पर बेसिकली 18 जो लोग हैं उनकी जान चली गई आग लगने की वजह से। तो ये तो वैसी न्यूज़ है ताकि आप लोग इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकें, ऐसी कोई घटना देखने को मिलती है। इसके बारे में याद रखिएगा, एन करके एक पर्टिकुलर हरिकेन है यूएसए में, इसकी वजह से 110 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो पर्टिकुलर एरिया के बारे में कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं कि ये पर्टिकुलर हरिकेन साइक्लोन कहाँ पर आया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर फिट इंडिया फ्रीडम रन, ये 3 इसका वर्जन अभी लॉन्च किया गया। कहाँ से? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, स्पोर्ट्स डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं आप लोग बताइए। तो मेजर ध्यानचंद जी के नाम से रिलेटेड है यहाँ पर। किरण रिजिजू, इसी के साथ में अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा यहाँ पर फिट इंडिया फ्रीडम रन जो है ये लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है। कुछ ऐसे हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, और वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। फिर बोलो ये क्वेश्चन कहां से आ गया भाई साहब, यहां से आ गया। चलिए पहले आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लो। सीसेट का क्वेश्चन है यहाँ पर, रीजनिंग का। ये फिगर है आप लोगों के सामने और यहाँ पर आंसर है। तो बताना है आंसर ए है, बी है, सी है या फिर डी सही है। तो इसको ऑब्जर्व कर आप लोगों को बताना है। तब तक मैं आप लोग क्वेश्चन बताता हूं। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, बात की जा रही है दक्ष के बारे में। बोला गया है कि नया एडवांस ये आप लोगों को सुपरवाइजरी मॉनिटर सिस्टम देखने को मिलेगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। आगे चलते हैं। एंटी डस्ट कैंपेन, ये काफी इंटरेस्टिंग है, यानी कि धूल न उड़े उसको रोकने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए कैंपेन चलाया गया। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। आंसर बताइए। और ऑप्शन भी इसलिए है क्योंकि आसपास वाले रीजन में आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। बात की जा रही है, ये तो अभी बताया आप लोगों को। ठीक है, विनर कौन है 2022 का जो नोबेल प्राइज का है? तो नाम आप लोगों को बता दिया अभी। तो किस कंट्री के हैं यहाँ? इटली, फ्रांस, जर्मनी या फिर यूनाइटेड किंगडम। सही आंसर बताइए, देखता हूं कौन से आंसर देता है। तल अवीव ओपन टाइटल 2022 किसके द्वारा जीता गया? इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो बताइए कौन सी आंसर देगा। चारों के क्वेश्चन के आंसर देना आप लोगों को। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो काफी ज्यादा सतर्क है आजकल, क्योंकि कुछ ऐसी बदतमीजियां मार्केट में देखने को मिल रही है जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये एक सुपर टेक इनिशिएटिव है। शक्तिकांत दास जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र में कब ट्रांसफर किया गया? ईयर बताना आप लोगों को। ठीक है, एंटी डस्ट कैंपेन जो है वो दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया, क्योंकि आप लोगों को पता है क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया ताकि अभी जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी वहाँ पर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उसको रोका जा सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी भी है। नेक्स्ट यहाँ पर विनर की बात की जा रही है, तो ये कहाँ से निकल कर आ रही हैं? तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये बेसिकली फ्रेंच राइटर हैं। ठीक है, लगभग 82 ईयर आप लोगों को इनकी एज देखने को मिलेगी, तो आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तल अवीव जो टाइटल किसके द्वारा तो जीता गया? तो ये सी है, नोवाक जोकोविच के द्वारा ही जीता गया। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पूछा था इसका सही आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ओके, मैं बेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बात की जा रही है व्रोसा बीच के बारे में। इसकी लोकेशन कहां पर है अगर कोई आप लोगों से पूछ ले? तो ये साइप्रस के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, अगर थोड़ा सा अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग देखना चाहते हैं तो ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां से जाएंगे, ये आप लोगों को साइप्रस देखने को मिलेगा। साइप्रस बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। जब जब तुर्की साइप्रस के बेसिकली यहाँ पर तुर्की और साइप्रस की यहाँ पर रस्साकसी रहती है, जैसे हमारी और पाकिस्तान की रहती है। तो जब जब तुर्की जो है पाकिस्तान को बोलता है कि पाकिस्तान की सपोर्ट में आता है कि पाक ऑक्युपाइड एरिया जो है पाकिस्तान का है, तब तब हम लोग बोल देते हैं कि साइप्रस जो है जिस पर तुर्की का कंट्रोल है। साइप्रस ये देश है, इसके आधा साइप्रस जो है तुर्की के कंट्रोल में, आधा आजाद है। ये साइप्रस चाहता है कि मिलकर पूरा साइप्रस बन जाए, तो हम लोग भी इसके ऊपर कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये नीति है, तुम हमारी घर के ऊपर पत्थर फेंकोगे तो हम तुम्हारे घर के ऊपर पूरा पहाड़ ढकेल देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी 5 नए शब्द जो कि आप लोगों को आज जिंदगी में ऐड करने हैं, तो ये शब्द आप लोग देख लेना यहाँ पर। ये 5 इंग्लिश भी इंप्रूव करेंगे, आंसर राइटिंग भी इंप्रूव करेंगे, आप लोगों की वोकेबलरी इंप्रूव करेंगे। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में डायरेक्ट पूछे आते हैं। तो पांचों के पांचों शब्द हैं आप लोगों के सामने, और कई सारे बच्चे रेगुलर सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सिनोनिम्स भी हैं और एंटोनिम्स भी आप लोगों के सामने आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोई भी दिक्कत आप लोगों को, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर परेशानी हो तो बताना जरूर, उसको फिर दूर किया जाएगा। ओके, आज के एसएलवी कमांडो जो है आईपीएस अफसर, शानदार तरीके से इनके द्वारा आंसर दिए गए और पिन भी कर दिए इनके आंसर। मैंने एक बच्चा कह रहा है कि सर हमारे आंसर क्यों नहीं पिन करते हो?
जो रेगुलर कंप्लीट सारे आंसर देता है ना, उसके आंसर पिन करता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर उससे अपने आंसर मिलाते भी हैं। ठीक है, तो ये रीजन रहता है, सबसे पहले आंसर देता है और सबसे सटीक आंसर देता है, उसी के आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर ये काम आप लोग भी कर पाते हैं तो आप लोग का भी नाम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी श्रीनिवास रामानुजम, इनके बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो यहाँ से फिर से आप लोग रिविजन कर सकते हैं, कोई भी डाउट आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कोई भी लेट आता है जरा सा भी और वो एक्सेप्ट कर ले, इनके द्वारा बोला गया सर मैं 13 मिनट लेट हो गई, क्यों? क्योंकि स्क्रॉल कर रही थी शॉर्ट्स। ये कई सारे लोग अपना इसी तरीके से टाइम वेस्ट करते हैं, पर लेकिन एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैंने ये गलती की है, तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, तो देखो आप लोग यहाँ पर अगर ये एक्सेप्ट करने की भी आप लोग पावर रखते हैं ना पब्लिकली, ये भी अपने आप में आसान नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पर इनके द्वारा काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट किया गया जो भी काम कर रहा हूँ। तो इनके द्वारा बोला गया कल को अगर हम भी बीमार होते हैं जिंदगी में, तो बोलो कि कभी बीमार आप लोग ना हो, पर फिर भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जैसे नहीं कि मैंने आप लोगों के लिए बोला था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो भले ही कुछ भी दिक्कत हो पर वीडियो रिकॉर्ड होती है, ऐसे इनके द्वारा यहाँ पर बोला गया। तो आप लोग भी जिंदगी में इसी तरीके से अपने काम को बेसिकली इंपॉर्टेंस दे सकते हैं कि कुछ भी हो जाए पर अपना काम नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो जिंदगी में इतना डेडिकेशन आएगा तभी आप लोग अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने सारी बातें अच्छे से समझी हैं और इनको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करोगे। फीडबैक जरूर देना जैसा भी आप लोगों को ये वीडियो लगा, और वीडियो का पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और शाम को एग्जैक्ट 8 बजे तैयार रहना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए पूरी एक शानदार वीडियो रहेगी पूरे महीने की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।